इसमें से हमने इससे जस्ट पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी फिनिश कर लिया है। अब है ना, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहले हम लोग 8 जो छोटे सब्जेक्ट 6 छोटे सब्जेक्ट और पबैड और एथिक्स है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो 250 मार्क्स का वो है। ज्योग्राफी आपके टोटल अराउंड 70 मार्क्स की ज्योग्राफी आएगी, है ना, जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, इंडियन ज्योग्राफी होगी और राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, है ना। तो 15-15 30-35 मार्क्स की वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी हम यहाँ पे कवर करेंगे। राजस्थान वाली ज्योग्राफी इन द एंड वी विल सी, अगर हो पाएगा पॉसिबल तो राजस्थान वाला भी कवर करेंगे। इसी पेपर में जो एथिक्स का पोर्शन है ये पेपर 2 का सिलेबस में है ना, पेपर 2 में है ये। और एथिक्स वाला पोर्शन है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि अराउंड 65 मार्क्स का 60-65 मार्क्स का ये पोर्शन है। तो जब हम ये कवर कर चुके होंगे तो अराउंड 100-120 मार्क्स का पोर्शन हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम परमिट करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हम लोग देखेंगे। तो आज बात करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी की। सबसे पहले तो देखो इसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार, है ना। आपने देख लिया होगा, वैसे पार्ट बी है ये, पेपर 2 का पार्ट बी है। और इसमें ब्रॉड फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है, अलग अलग एनसीईआरटी में क्या डिवीजन दिया हुआ है, एक दो राइटर्स ने क्या डिवीजन दिया हुआ है वो हम लोग देख लेंगे बेसिक। और मेजर रिवर्स, मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं इंडिया में। इंडिया आपको पता है फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र इसके बीच में फैला हुआ है, और इसके बीच में और कौन कौन से रिवर्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन से रिवर्स हैं वो देखेंगे। फिर क्लाइमेट देखेंगे, मानसूनल क्लाइमेट है हमारे यहाँ पर, तो वो मानसून का पैटर्न क्या रहता है, आता कैसे है, जाता कैसे है, रुकता कैसे है। क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भारत में कैसा है, और क्लाइमेटिक रीजन्स कौन कौन से हैं। फिर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में दिया हुआ है, जिसमें वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल, जो कि फॉरेस्ट और सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन रॉक्स एंड मिनरल्स, ये हमेशा क्वेश्चन इससे बनता है। फिर पॉपुलेशन से एक बड़ा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, तो पॉपुलेशन वाला टॉपिक देखेंगे, जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में ऐसा कैसा दिया हुआ है। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स यहाँ पर रेफर नहीं की हैं। कुछ पोर्शंस हैं जो कि मैंने अलग अलग जगह से लिए हुए हैं, पर मेजरली इसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का रोल है ना। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है, बाकी अलग अलग जगह से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं, इंटरनेट से पिक्चर्स ली हैं, पर ज़्यादातर सब कुछ एनसीईआरटी में ऐसा कैसा लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये हमारा सिलेबस हो गया। अब इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो देखते हैं, कहाँ से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा हुआ है हाउ शिवालिक्स आर फॉर्म्ड, है ना। तो हम शिवालिक्स क्या, हम भाई मिडिल हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज सबका फॉर्मेशन देख लेंगे। तो शिवालिक्स कैसे बने। फिर नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हम दोनों के हिल्स देख लेंगे। इस बार वेस्टर्न घाट्स का पूछा था, अब ईस्टर्न घाट्स का पूछ ले तो हम दोनों के हिल रेंजेस देख लेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी बता रहा था तो मैं आपको बता रहा था प्लेट्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो भाई मिनरल्स के लिए है, मिनरल्स इंपॉर्टेंट है तो इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, तो ये इस वजह से थोड़े से इंपॉर्टेंस इसके होते हैं। तो ये जब टॉपिक आएगा प्लेट्यूज का हमारे, उसमें देखेंगे। फिर विच एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव्स विंटर रेन्स, तो विंटर रेन्स कहाँ कहाँ होती है। भूमध्य सागर की तरफ से जो हवाएं आती है मेडिटेरेनियन सी से, वो हमारे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट डालती है। रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर जो जाता हुआ मानसून है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है, वहाँ वो किस जगह पर रेन्स करता है, वहाँ पर कहाँ पर रेनफॉल होती है उस समय, वो हम देखेंगे। फिर नुब्रा वैली है, तो ये देखो फिजिकल फीचर है लद्दाख के आसपास वाले रीजन में, वहाँ पर नुब्रा और श्योक वैली हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मोरान हुग रीजन, तो ये देखो ऑयल फील्ड है आसाम में, है ना। पर मैं जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, उसके बाद में मैंने देखा तब मुझे पता चला, पर मुझे भी पहले नहीं पता था। इतने हजारों ऑयल फील्ड है, तो ऐसे मान लो कि 2 नंबर का एक आधा क्वेश्चन इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भी आ जाता है। तो आप लोगों को शायद हो सकता है पता हो, मुझे नहीं पता था। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात और करें तो डिस्कस द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट वाले से ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। पॉपुलेशन से ये एक बड़ा क्वेश्चन है, डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, और ये एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है। फिर डिस्क्राइब बीएसएचडब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, आप देखते हो हम राजस्थान की जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हम कॉपन का क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो कॉपन का क्लासिफिकेशन इंडिया और वर्ल्ड के लिए भी है, तो इंडिया वाला जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। फिर डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ला नीना एंड ऑन इंडियन मानसून, तो अब ला नीना का पूछा हुआ है, तो अब अल नीनो देख लेंगे, और अलग अलग जो पैटर्न्स होते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है,
और क्या क्या पैटर्न्स होते हैं जो यहाँ पर इम्पैक्ट डालते हैं इंडियन मानसून को, वो देखेंगे, और कैसे इम्पैक्ट डालते हैं वो देखेंगे। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन बांगर एंड खादर रीजन्स इन इंडिया, है ना। बांगर खादर ये कुछ एलुवियल प्लेन्स के टाइप्स हैं या सब डिविजन्स हैं, तो हम बांगर, खादर, कंकर, ये सारी चीज़ें, भाबर, तेराई, ये सारे रीजन्स हम लोग देख लेंगे। फिर लिंकेजेस ऑफ इंडियन रिवर, ये देखो मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, है ना। ये थोड़ा सा आरएएस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन है, हालांकि है मतलब है ना इजी क्वेश्चन है, परंतु थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, करंट से लिंक करके है। तो कमेंट ऑन द लिंकेजेस ऑफ इंडियन रिवर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना सिर्फ सीधे सीधे से क्वेश्चन है ना, आपको नोट्स में ऐसे कैसे मिल जाएंगे, पर कमेंट ऑन लिंकेजेस ऑफ इंडियन रिवर्स, तो ये आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स के टॉपिक से लेना पड़ता है। फिर डिस्कस द ओरोग्राफिक इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में ओरोग्राफिक इम्पैक्ट क्या है, और फिर इसके बाद डिवाइड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इनटू सब डिविजन्स एंड एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देखेंगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, और उसके भी कुछ कुछ डिवीजन हैं, चाहे कोंकण हो, कोरोमंडल हो, और अलग अलग इसके डिवीजन हैं। तो ये सारे डिवीजन इसमें हमको लिख करके आने थे, तो आगे हम लोग एक बार वापस देख लेंगे, अगर वापस सेम क्वेश्चन पूछे तो हम लोग इसको हिट कर सकें। ये बात रही हमारे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। फिर आज हम देखो शुरू करते हैं ब्रॉड फिजिकल फीचर्स के बारे में, है ना। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स में हमारे पास क्या टॉपिक दिया हुआ है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। तो सबसे पहले देखो, ये इंडिया की पोजीशन है इन द वर्ल्ड, ये है मेरा भारत महान, और आपको पता है लोकेशन के बारे में मुझे बेसिक इतनी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, पर ये इक्वेटर है और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। सॉरी, यहाँ पर ये सही से चलता नहीं है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन है। आपको पता है ये जो डायरेक्शन हुई ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो ग्लोब में इंडिया की पोजीशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। हेमिस्फेयर के हिसाब से देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है। क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से निकलता है, जो कि हमारे क्लाइमेट को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री यहाँ पर है, आप देख सकते हो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो समवेयर फ्रॉम हियर अराउंड हियर 15 से 30 के बीच में, तो ये हमारे बिल्कुल मिड से लगभग राजस्थान का भी कुछ पोर्शन, और मिड से हमारे लगभग ये 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो निकलता है। तो ये बात हो गई बेसिक, है ना, इस ये आप जानते हो ये सारी चीज़ों के बारे में। तो अब देखो, अब ये जो फिजिकल फीचर्स इन्होंने कहा है ये बने कैसे हैं, तो ये हमने देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिया था, थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम आपको देंगे। वैसे मैं बेसिक शब्द का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ क्या, तो एनीवेज हम लोग देखो ये देखेंगे कि 540 मिलियन ईयर्स अगो एक सिचुएशन थी। हमने देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा था कि एक निर्माण हुआ किसका, पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का, है ना। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बना, उसके बाद में वो दो भागों में टूटा, है ना। दो मेजर हमने उसके भाग देखे हैं, दो मेजर भाग टूटने के बाद में ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बनने के बाद में ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। अब ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये देखो समुद्र में बह रहे हैं, और है ना ये मूव कर रहे हैं। अब ये मूव कर करके एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो कुछ इकट्ठे होती हैं, देखो कुछ ऐसे इकट्ठे होते हैं, कुछ ऐसे इकट्ठे होते हैं, कुछ अफ्रीका बन जाता है, कुछ यूरेशिया बन जाता है, यूरोपियन जो नेशंस हैं और रशिया है वो वाला एरिया बन जाता है, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बन जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मतलब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए ये, पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फिर थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो ये भी क्या कहती है, आप देखो पहले हम लोग इस मैप में देखते हैं। ये जो वर्ल्ड है वो कुछ 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से बना हुआ है, सम 20 माइनर प्लेट्स, है ना। जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी देखी थी तब हमने देखे था एक रीजन जिसको हमने बोला था सरकम पैसिफिक बेल्ट, है ना। ये जो रीजन था इसको हमने बोला था क्या, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये रीजन है किसका, वॉल्केनिक इरप्शन का और अर्थक्वेक्स का। तो ये एक प्लेट है ना, पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट है, नाज़का प्लेट है, ऐसे ऐसे अलग अलग प्लेटों के निर्माण से ये जो वर्ल्ड है वो बना हुआ है। अब इसमें कुछ ओशियनिक प्लेटें हैं जो ओशियन पर है, जैसे पैसिफिक प्लेट हो गई, कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जैसे कि अफ्रीकन प्लेट हो गई। अब ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि अर्थ का क्रस्ट है ना इन प्लेट से बना हुआ है, और इन जो प्लेट्स में मूवमेंट होता है उसी की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स और रॉक्स हैं ये सब फोल्डिंग फोल्टिंग और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट ऑफ अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। Movement of plates results in building up of stresses within the plates and the continental rocks above them, leading to folding, faulting and volcanic activities। ठीक है, थोड़ी चीज़ें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख करके आ भी चुके हैं।
फिर प्लेट्स की बात करें तो ओशियनिक हो सकती है और कॉन्टिनेंटल हो सकती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन है, यूरेशिया है, अफ्रीका, यूरेशियन, अफ्रीकन, है ना, ये यूरेशियन अफ्रीकन। ठीक है, फिर ओशियनिक प्लेट में देखें तो पैसिफिक प्लेट है और एंटार्क्टिक प्लेट है। कॉन्टिनेंटल में देखें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, प्लेन नहीं है, ये प्लेट है। तो ये बेसिक प्लेट्स हैं यहाँ पर जो अ, है हमारे यहाँ पे। अब देखो ये प्लेट का मूवमेंट होता कैसे है, तो तीन तरह की बाउंड्रीज बनती है, तीन तरीके से प्लेट का मूवमेंट होता है। फर्स्ट मूवमेंट होगा जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, है ना, जब ये प्लेट एक दूसरे से कहाँ जाएंगी, दूर जाएंगी। अब ये दूर जाएंगी तो क्या होगा, आपको पता है नीचे मैग्मा है, मैग्मा बाहर आएगा, बाहर आकर के और ये जो लावा है वो क्या निर्माण करेगा, एक एक रिज बन जाएगी। जब ये अपार्ट बनेगी, अपार्ट होगी और ये बाहर आकर के और कुछ लैंडफॉर्म का निर्माण करेगा। तो ये ऐसी बाउंड्री को क्या बोला है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। फिर है एक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आपस में इधर उधर मूव करेंगी, है ना, स्लाइड्स पास्ट ईच अदर, तब अर्थक्वेक्स आते हैं। तब कोई नए लैंडफॉर्म का निर्माण तो नहीं होता है वैसे, पर अर्थक्वेक्स आते हैं। फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, तो ये प्लेट्स इसमें कोलाइड टुगेदर, और इसमें क्या होगा, इसके सेडिमेंट्स होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होगा, माउंटेन्स बनेंगे। तो ये बेसिक तीन चीजें हैं, तीन बाउंड्रीज हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री है फाउंड व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, डाइवर्जेंट बाउंड्री है फाउंड व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है व्हेन प्लेट्स मूव्स हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये तीन बाउंड्रीज हैं और मतलब प्लेट्स के मूवमेंट हैं। अब हमारे जो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, हमको दिया हुआ है माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड और क्या दिया हुआ है हमको, डेजर्ट दिया हुआ है क्या सिलेबस में, हाँ डेजर्ट दिया हुआ है। पर ब्रॉड फिजिकल फीचर्स में हमको ऐसे नॉर्मली पूछे तो हमको क्या लिख करके आना है, तो ये देखो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जो कि ये रेंज है। नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब बेसिक हिमालयाज ही है, परंतु नॉर्दर्न माउंटेन रीजन इसको बोलेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलेंगे। फिर नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स हैं, हिमालय से निर्माण हुए हुए प्लेन्स हैं, और जो रिवर्स हिमालय से निकलती हैं उससे ये प्लेन्स बनते हैं। सम पार्ट इज ऑल्सो इन राजस्थान। तो ये प्लेन्स जो है इनको बोलेंगे ग्रेट नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो ये जो ट्राइंगुलर शेप का प्लेट्यू है हमारे यहाँ पे, वो पेनिनसुलर भाई प्लेट्यू है। फिर कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स देखेंगे तो ये भाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और यहाँ पर जो है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। फिर आइलैंड्स देखें तो लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी में है, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है। तो ये ब्रॉड फिजिकल फीचर्स हैं। हम लोग आगे जाकर के जब फिजियोग्राफी देखेंगे तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हम लोग दो तरीके के विभाजन देखेंगे। एक जो हमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें 6 टाइप के डिवीजन दिए हुए हैं, और एक इग्नू और दूसरी अलग अलग किताबों में दिया हुआ है, तो उसमें 4 ये डिवीजन जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऐसे डिवीजन 4 किए हुए हैं। अब सबसे पहले जो पेनिनसुलर इंडिया उसकी बात कर लेते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया हमने बात किया, ऊपर जो पोर्शन है नॉर्दर्न जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, एक बार यहाँ पर ही देखते हैं, है ना। हमने बात की कैसे, जब प्लेट आपस में टकराएंगी तो निर्माण होगा पहाड़ों का, है ना, माउंटेन्स का। माउंटेन्स बने यहाँ पर, मतलब ये फीचर तो जब प्लेट टकराई है तब बना है। इससे यहाँ से नदियाँ निकली, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आई, तो उन्होंने बनाए ग्रेट प्लेन्स। तो हम ये दो फीचर तो मानते हैं कि ये क्या कब निर्माण इनका हुआ, जब प्लेट आकर के टकरा गई। पर कुछ पोर्शन है जो पहले से ऑलरेडी था, जो आकर के टकराया, वो पोर्शन है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। तो इसी के लिए देखो, अब ये देखो 225 मिलियन, ये देखो मिलियन ईयर्स अगो वगैरह हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जितने याद करने थे कर लिए। उसके अलावा कभी मैं तो याद नहीं करूंगा, है ना, आप भी याद नहीं करोगे, कोई काम के नहीं है। पेंजिया है, पेंजिया डिवाइड हुआ लोरेशिया या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। ये प्लेट्स जो थी ये मूव हुई अलग अलग जगह पर, और ये इंडिया की प्लेट यहाँ पर चल रही है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको बोलते हैं। इंडिया की प्लेट यहाँ चलती है और ये आ करके यहाँ पर ये फिक्स हो जाती है। फिर यहाँ पे हिमालयाज बन जाते हैं, उसके बाद में प्लेन्स बन जाते हैं। परंतु ये पेनिनसुलर इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड है। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड विच इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। ये जो गोंडवाना लैंड था इसमें सब कुछ ये ऑलरेडी इंक्लूडेड था। फिर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ गोंडवाना लैंड रिजल्टेड इन कोलिजन विद द यूरेशियन प्लेट। ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स
है ना. The sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as Tethys Sea were folded to form the mountain system of the West Asia and the Himalayas. ठीक है, मैंने ये पहले अपन ने बात कर ली है. बीच में ये जो जितना भी ओशन या ओशनिक रीजन है या सी है, इसको टेथिस जियोसिंक्लाइन बोला गया था, और ये आपस में आकर के टकराते हैं और इसके बीच में जो भी सेडिमेंट्स इकट्ठे हैं वो ऊपर उठ करके माउंटेन्स का निर्माण करते हैं. Rivers of Himalayas formed alluvial plains or peninsular plateau is composed of igneous metamorphic rocks and with gently rising hills and wide valleys. तो ये बेसिक बात है पेनिनसुलर इंडिया के बारे में. अब हम शुरू करेंगे, देखो, माउंटेन्स. तो अब देखो माउंटेन्स की बात कर लेते हैं. अब माउंटेन्स हमारे पास में मेजरली देखो कौन कौन से माउंटेन्स हैं. कुछ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स और पेनिनसुलर इंडिया की रेंजेस के अलावा हमारे पास में हिमालयाज है ना. ये हिमालयाज जो कि यहाँ से ट्रांस हिमालयन रेंज से शुरू हो रहे हैं, जिसकी सब पार्ट्स हैं, कुछ काराकोरम लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, जास्कर रेंज. फिर है ग्रेट और मिडिल हिमालयाज. ग्रेट हिमालयाज देखो ट्रांस हिमालयाज है, ट्रांस हिमालयाज है, फिर ग्रेट हिमालयाज है, फिर मिडिल हिमालयाज है, फिर शिवालिक्स है. ये चार बेसिक श्रेणियां हैं जो हमको ट्रांस हिमालयाज में पढ़नी है, विच इज एक्सटेंड फ्रॉम, ये देखो इंडस रिवर सिस्टम है ना. इंडस रिवर सिस्टम है, यहाँ से ये यहाँ पर जो हिमालयाज है उनके सिंटेक्शियल बैंड्स है. तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है जो इंडस रिवर सिस्टम है, और हम लोग मानते हैं इसको जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वहां तक इसका एक्सटेंशन भारत में मानते हैं अबाउट 2400 किलोमीटर्स तक. तो एक एक करके हम, बाकी यहाँ पर देखो तो अरावली रेंज है जो मैंने आपको बताया था, गुजरात में इसको अरावल्ली कहते हैं. तो अरावल्ली रेंज है भाई, और मालवा प्लाटी पे विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज है, महादेव हिल्स और कुछ अलग अलग छोटे छोटे हिल्स हैं जो कि इस जो मिडिल पार्ट है, जो डेक्कन ट्रैप का पार्ट है वो है. फिर डेक्कन प्लेट्यू में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं, और कुछ कुछ अलग अलग पहाड़ियाँ, नीलगिरीज, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, ये सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं. तो अलग अलग हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं. सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स हमने देखा कौन कौन सी रेंजेस. तो सर ये देखो हिंदू कुश पर्वत और कुनलुन शाह माउंटेन्स है. ये मिलकर के एक पॉइंट है पामीर नॉट करके, मतलब ये एक गांठ जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम पामीर नॉट है. तो यहाँ पर इसके जस्ट सदर्न पार्ट में यहाँ पर जो रेंजेस हैं वो हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस. ठीक है, उसकी कुछ उप श्रेणियां हैं, चाहे काराकोरम हो, लद्दाख हो, जास्कर हो, और एक यहाँ पर जो नेपाल है वहाँ पर कैलाश रेंज है जो कि ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है. फिर हमारे पास में आता है ग्रेटर हिमालयाज. ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज जो कि यहाँ से नंगा पर्वत और ये जो पीक है यहाँ से शुरू हो रहा है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ नेपाल एंड यहाँ से आकर के, और ये जो कि नामचा बारवा तक एक्सटेंड होता है, जो कि पॉइंट है जहाँ से इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है. इसमें सबसे बड़ी पीक्स हैं जितनी भी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा वगैरह है, वो सब हैं. फिर उसके बाद में मिडिल हिमालयाज आता है. मिडिल हिमालयाज भी सिमिलर इसके पैरेलल चलता है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है कंपैरेटिवली. फिर शिवालिक रेंज है जो कि फुट हिल्स ऑफ मिडिल हिमालयाज में मान लो, या फिर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं. ये माउंटेन्स नहीं है, शिवालिक जो है वो पहाड़ियां हैं. ठीक है, क्योंकि इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है. तो एक एक करके देखो. ओरिजिन ऑफ हिमालय की थ्योरी हम लोग सबसे पहले देखते हैं. ओरिजिन ऑफ हिमालयस की देखो दो बेसिक थ्योरी हैं. वो क्या क्या है? जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, एक तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, और एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की. प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम लोग पहले देख करके आ चुके हैं, वो हमने देख लिया कैसे सेडिमेंट्स और उसकी वजह से बना था. जियोसिंक्लाइन की थ्योरी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे. कोबर की ये दी हुई थ्योरी है. कोबर एक जियोलॉजिस्ट है और उनकी दी हुई एक थ्योरी है, और हम इसको थोड़े से डायग्राम से समझते हैं. तो देखो सबसे पहले क्या है कि अब ये है ना डायग्राम, वैसे इसमें अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, है ना, ये हमने देखा एक डिप्रेशन है, मान लो एक डिप्रेशन पॉइंट है. यहाँ पर टेथिस जो सी है वो है, इस साइड से एक प्लेट मूव कर रही है, इस साइड से एक प्लेट मूव कर रही है. ये जियोसिंक्लाइन बना हुआ है, टेथिस जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति इसको हिंदी में बोलते हैं. अब ये प्लेट मूव कर रही है तो यहाँ पर है ना जो दूसरे जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वहां से कुछ सेडिमेंट्स आकर के यहाँ पर इकट्ठे हो गए. जैसे जैसे सेडिमेंट्स गिरे, बहुत सारे, है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में सेडिमेंट्स यहाँ पे गिरे, तो इसकी जो डेप्थ है वो बढ़ गई और ये सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए. अब ये जो प्लेट्स थी उसका कंप्रेशन फोर्स यहाँ पर लग रहा है. अब ये जो कंप्रेशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है उसकी वजह से ये सेडिमेंट्स अपराइज होते हैं और ये फॉर्म करते हैं माउंटेन्स, है ना, ये माउंटेन्स बना लेते हैं. तो अब ये थ्योरी है ना, है एक्सप्लेन करने के लिए. तो देखो इसमें इतनी सी बात है और इसमें कोई बड़ी गणित है नहीं.
अब हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो देखो, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट माउंटेन रेंजेस अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन एंड कूलिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन बेसिन्स वेयर सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट अंडर प्रेशर अल्टीमेटली कॉजिंग फोल्डिंग एंड अपलिफ्टिंग। ठीक है, हमने यही चीज बात की। अब इस थ्योरी को समझाने के लिए इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं। 3 स्टेजेस हैं, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस, है ना। अब ये आपको लगे तो मैं देखो आपको एक बात बताऊं कि थोड़ी सी ये डिटेल्ड चीज़ें हैं, परंतु आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, है ना। अच्छे क्वेश्चंस भी ज्योग्राफी में पूछे हुए हैं। ये थोड़ी सी डिटेल में है पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको चाहिए, आपको ऐसा लग रहा हो बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आप मत पढ़ना, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो। यूट्यूब पे आपके पास में ऑप्शन है। हमारे देखो ये क्या ना, पहले मैं आईआईटी की कोचिंग जाया करता था, है ना, 11 ट्वेल्थ में। तो वहाँ पर एक सर हुआ करते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे हमको। तो वो फिजिक्स वाले सर हमको बोलते थे कि है ना सर, आप एक काम करो, जो आपके वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट होते हैं ना, आप उसमें फर्स्ट रैंक ले आओ, है ना, आप उसमें फर्स्ट रैंक ले आओ। अरे अच्छी नहीं लगे तो छोड़ देना, तो ले आओ। तो मैं सर ये आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगे तो फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा डेप्थ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे चांसेस लगते हैं इस थ्योरी के आने के। फिर और स्टोरीज में अपन को नहीं पढ़ना था। चलो फिर लिथोजेनेसिस की बात करें तो लिथोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन। हमने देखा पहले कंप्रेशन वगैरह तो बाद में होगा, पहले जियोसिंक्लाइन बन रहा है ना। पहले जियोसिंक्लाइन बनेगा, उसके बाद में ओरोजेनेसिस होगा, माउंटेन का बिल्डिंग होगा, माउंटेन्स बनेंगे, है ना। और फिर ग्लिप्टोजेनेसिस होगा, माउंटेन अपलिफ्ट हो जाएगा और इरोजन भी स्टार्ट हो जाएगा। एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। तो इसमें जो लिथोजेनेसिस है उसमें क्या हुआ, पेंजिया का डिवीजन हुआ। हमने देखा अंगारा लैंड हुआ या फिर लोरेशिया हुआ और गोंडवाना लैंड हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में फॉर्मेशन ऑफ नैरो एंड डीप जियोसिंक्लाइन कॉल्ड एज टेथिस जियोसिंक्लाइन, उसको हमने नाम दिया। ओरोजेनेसिस हुआ तो माउंटेन बिल्डिंग हुई, डेप्थ ऑफ जियोसिंक्लाइन इंक्रीज होता है ड्यू टू सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स, है ना। और ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स सेडिमेंट्स राइजेस अप एंड फोल्ड टेक प्लेस, है ना। उसकी वजह से सेडिमेंट, ये जो कंप्रेशन बढ़ रहा है इसकी वजह से ये जो सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए थे ये ऊपर उठते हैं और ये फोल्डेड रेंजेस बन जाती हैं। उसके बाद में ग्लिप्टोजेनेसिस होता है तो फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन द पैरेलल रेंजेस फॉर्म्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द जियोसिंक्लाइन। अब ये जियोसिंक्लाइन है तो इसके दोनों साइड में कुछ रेंजेस बनेंगी, उसको हम लोग रैंड कैटन बोलेंगे, है ना। और उसके बीच में कुछ रेंजेस बनेंगी, मतलब उसके बीच में कुछ एरिया बनेगा जो कि थोड़ा सा है ना अनफोल्डेड एरिया होगा, तो उसको श्वाजेनबर्ग बोलेंगे या फिर उसको मीडियन मास बोलेंगे। तो ये द पैरेलल रेंजेस फॉर्म्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द जियोसिंक्लाइन हैव बीन टर्म्ड बाय कॉबर एज रैंड कैटन, है ना, या फिर इसको मार्जिनल रेंजेस भी बोला है। अब रैंड कैटन याद रखो या मार्जिनल रेंजेस एक ही बात है। फिर दिस अनफोल्डेड मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड श्वाजेनबर्ग। अब ये स्पेलिंग है ना आपको याद रखने की, इसको आपकी खुद की जिम्मेदारी है, इसके लिए है ना सामान की जो जिम्मेदारी है वो सवारी की खुद की है। तो ये बीटविक्स्ट माउंटेन्स होते हैं और मीडियन मास, इसको भी मीडियन मास भी बोलते हैं। ये अनफोल्डेड एरिया है ना, प्लेन एरिया इसको मान सकते हैं। तो ये थोड़ी सी छोटी सी जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, आपको और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही मैंने ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल में। अब देखो कुछ क्रिटिसिज्म है, तो अब कॉबर साहब कह रहे हैं भाई ये, है ना, आप अपने यहाँ पर देखा कॉबर साहब क्या कह रहे हैं, तो ये सेडिमेंट्स हैं, है ना। कोबर साहब कह रहे हैं ये सेडिमेंट्स है और सेडिमेंट्स में कंप्रेशन हुआ और कंप्रेशन होकर के ये माउंटेन रेंजेस बन गई। तो कोबर साहब ने ये तो सोचा ही नहीं कि ये माउंटेन रेंजेस आपने बना तो दी, ये रैन कैटन बना दिया आपने, पर ये रैन कैटन 50-100 मीटर की बात हो तो हम मान भी सकते हैं। सर 8,500 मीटर की बात कर रहे हैं, है ना। हिमालय जो है 8,500 और 8,000 की कितनी चोटियां हैं वहां पे। तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज माउंटेन्स लाइक हिमालयाज इज नॉट पॉसिबल बाय कंप्रेशन, ऐसा माना जा रहा है। फिर कॉबर ने क्या क्या कहा है कि बोथ एंड्स, है ना, जो दोनों प्लेट्स हैं वो मूव कर रही है, मतलब यूरेशियन प्लेट भी मूव कर रही है और ये यूरेशियन प्लेट है मान लो, ये भी मूव कर रही है, और इधर से इंडियन प्लेट आ रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रही है, वो भी मूव कर रही है। और दोनों आपस में क्या है कि टकराने की कोशिश कर रही है। बट सुएज जो है वो क्या कहते हैं कि एक ही प्लेट मूव करती है। सर ये तो आकर के यहाँ स्टैब्लिश हो गई और यही प्लेट मूव कर रही है, दोनों को ऐसा कुछ है ना काम नहीं है आपस में कि हाँ हम दोनों आपस में आकर के मिले। सुएज से वैसे आपको कुछ याद आ रहा है क्या? सुएज के बारे में हमने कहीं पढ़ा है पहले? अरे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में देखा था, सियाल, सीमा, नीफे, है ना। तो वो ये वही सुएज है ना, एडवर्ड सुएज। तो ओनली वन प्लेट मूव्स, ये ऐसा कहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर शुड बी सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। अब सेडिमेंट से बने तो सेडिमेंट्री रॉक्स होने चाहिए, कंप्रेशन से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। पर हम देखते हैं कि हिमालयाज में तो ज्यादातर इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स ही मिलते हैं। तो ये इसकी बेसिक क्रिटिसिज्म है। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी हम पहले ही देख चुके हैं। फिर ये जो कुछ फेजेस हैं हिमालय के फॉर्मेशन के, तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ, इयोसीन और ओलिगोसीन है ना। इयोसीन में शुरू होता है, ओलिगोसीन में खत्म होता है, फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ये सारी अपन बातें कर चुके हैं, आपको बस ये
है ना, ताकि अपन ये रीड कर लें तो आंसर आप लिख पाओ। सेकंड फेज में मियोसीन पीरियड में सेकंड फेज चालू होता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वापस से मूव करती है और मिडिल हिमालयाज का निर्माण हो जाता है। और थर्ड फेज में शिवालिक्स बनते हैं जो कि प्लियोसीन एरा में बनते हैं। ये यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ये मान लो इंडियन प्लेट है, ये एशियन प्लेट है, ये मूव कर रही है और कुछ 40 मिलियन साल बाद में ये ऐसे हो जाता है, सबस्टाइज कर जाती है और फिर आज की सिचुएशन में यहाँ पर टिबेटन प्लेट्यू और हिमालयाज का निर्माण हो जाता है ना। ये यहाँ पर देखो मूवमेंट बताया हुआ प्लेट का कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका जो भाग है, हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है, वो आकर के ऐसे ऐसे मूव करता है। 70 मिलियन साल लगे हैं भाई इसको ऐसा करने में, इधर से इधर आने में। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज है। फिर कुछ फॉल्ट फॉर्मेशन होते हैं। अब देखो आकर के टकराया है, टकराने की वजह से कुछ चीज़ों का निर्माण हुआ है, उनको बोला गया है कुछ फॉल्ट्स, है ना, भ्रंश इनको बोलते हैं हिंदी में। और फॉल्ट फॉर्मेशन है तो आपको कुछ नहीं, आपको ये चारों भ्रंश का नाम याद रखना है ना। सबसे पहले कौन सा है, तो ये देखो, ये जो रीजन आप देख रहे हो ट्रांस हिमालयाज के और ग्रेटर हिमालयाज के बीच वाला, इसको बोलते हैं ITSZ, है ना, इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, फिर उसके बाद में ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, MCT इसको बोलते हैं, है ना, MCT। और एक है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT। और फिर लास्ट में है क्या, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। तो ये चारों आप नाम याद रखना, अब इसमें तो क्या ही समझाने जैसा है। इसके बाद में HFF, जो शिवालिक्स है उसके जस्ट पास में HFF है, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और इंडस सांगपो सचर जोन, है ना। तो ये चार इसके फॉल्ट हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। अब हिमालयन माउंटेन्स है कहाँ से, तो ये हम बात कर चुके हैं कि ये इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक हमने बात किया। दो इसमें सिंटेक्सियल बैंड्स हैं, फिर ये ऐसे मूव करते हैं और ये लास्ट में नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ऐसे मूव करते हैं। तो ये पाकिस्तान वाला जो पोर्शन है उधर से लेकर के और ये यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर इंडस रिवर है, तो इंडिया में अगर हम माने तो ये इंडस से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक मानते हैं। फिर इसके बाद में अराकान योमा जो इसके ईस्टर्न पोर्शन में है वो है। फिर 2400 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। विड्थ अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में ये वाइड है 400 किलोमीटर्स, एंड अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये 150 किलोमीटर्स अराउंड अरुणाचल प्रदेश में इसकी विड्थ है। फिर देखो इसके डिविजन्स देखें तो दो तरीके के इसके डिविजन्स हैं। एक तो नॉर्थ से साउथ डिवीजन जिसकी हम बात कर चुके हैं ना, ट्रांस हिमालय, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक्स। एक डिवीजन है इसका ट्रांसवर्स डिवीजन जो कि वेस्ट टू ईस्ट चलेगा। ठीक है, और ये बेसिकली है ना जो रीजन्स हैं वहाँ के उसके ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है किस पे, रिवर सिस्टम पे। तो एक एक करके देखो, लॉन्गिट्यूडनल जो डिवीजन है नॉर्थ टू साउथ, उसमें ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल एंड शिवालिक हिल्स है ना। और ट्रांसवर्स डिवीजन में की बात करें, इसको रीजनल डिवीजन भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर पंजाब हिमालयाज है, कुमाऊं हिमालयाज है, नेपाल हिमालयाज है और लास्ट में असम हिमालयाज है। एक एक करके इसको देखें तो ट्रांस हिमालयाज है ना, ऑल्सो कॉल्ड, ये तिब्बतियन हिमालयाज है। हम इसकी बात कर चुके हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अपन इसको वैसे ना थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, कुछ समझने वाली चीज़ें इसमें कम है और इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, थोड़ी रटने वाली चीज़ें हैं, वो ज़्यादा है। ओलिगोसीन पीरियड में ये बना, सबसे पहला जो पोर्शन हिमालय का बनता है वो यही बनता है। पार्ट ऑफ मिडल एशियन माउंटेन्स एंड पामीर नॉट, है ना, हमने देखा ये पामीर नॉट और इसका पार्ट ही है, और आप इसको अलग भी मान सकते हो क्योंकि इसके कुछ रेंजेस है ना इधर से होकर के ही निकलती हैं। फिर वेरी लेस वेजिटेशन ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, हमें पता है यहाँ पर आपको पता है लद्दाख रेंज है, काराकोरम है, जास्कर है, यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन है। वैसे ही मैं तो आपको बताऊँ, मैं 2-3 बार लद्दाख जा कर के आ गया। वहाँ पर सिर्फ जहाँ पर मिलिट्री एरिया ना, वहाँ पे 4-5 पेड़ पौधे दिखते हैं, बाकी पेड़ पौधे दिखते नहीं हैं। तो फॉर्म्ड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस रॉक्स, ग्रेनाइट और नीस रॉक्स का ये बना हुआ है। हमने बात की थी पहले जब हमने जो कोबर का क्लासिफिकेशन देखा था, तो कोबर के अनुसार तो ये सेडिमेंट्री होने चाहिए थे, पर ये ग्रेनाइट और नीस रॉक्स से बने हुए, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स भी इनको बोल सकते हैं। वैलीज हैं यहाँ पर और कुछ प्लेन्स हैं। वैलीज की बात करें तो एक चौरबट वैली है, एक नुब्रा वैली है, गलवान वैली है और मार्चा वैली, सोडा प्लेन, देमचौक प्लेन और देवसाई प्लेन है। अब ये समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको ये दो चार याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गलवान वैली वगैरह आप न्यूज़ में सुनते रहते हो, तो एक दो तो आपको वैसे भी याद होंगी, पर वो किस में आती हैं, ट्रांस में, मिडिल में, ग्रेट में, इसलिए यहाँ पर लिख करके दी हुई है। इसकी 3 रेंजेस में ये डिवाइडेड है, वैसे 4 रेंजेस है पर इंडिया में 3 है ना। एक कैलाश रेंज भी है जो कि नेपाल में है। तो 3 मेजर रेंजेस है, जांस्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। ये मतलब है ना, जास्कर इसका जो सदर्न पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और ये नॉर्दर्न पार्ट है, सबसे ऊपर काराकोरम है।
फिर देखें तो तीनों रेंजेस के बारे में कुछ-कुछ बातें हैं। तो काराकोरम रेंज है, वो पामीर नॉट का पार्ट है ना? नॉट नहीं है ये नॉट है। फिर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज़, ठीक बात है। ग्रेनाइट और नीस रॉक से बना हुआ है, ठीक बात है। मेजर पीक्स यहाँ पर K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है, जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है ना? ये पीओके में वैसे पड़ता है, पर हम इसको इंडिया में ही मानते हैं। मैं तो वैसे कह ही रहा था कि है ना, अपन लोगों को ये थोड़ा और जल्दी कर लेना चाहिए, और मतलब है ना, आप इसको खत्म कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि है ना, अभी थोड़े टाइम बाद में मान लो पीओके अपना पार्ट हो जाएगा तो ज्योग्राफी बढ़ जाएगी, है ना? अब बात अच्छी है, पर हमारे लिए थोड़ी-सी समस्या हो जाएगी। खुशी की बात है, पीओके हमारा पार्ट हो जाएगा, पर ज्योग्राफी थोड़ी बढ़ जाएगी। अब मेजर पीक्स की बात कर रहे हैं तो एक ब्रॉड पीक है यहाँ पर, इसको हिडन पीक भी बोलते हैं। ये थोड़ा-सा मतलब है ना, ये जो हमने बात की ये इस रीजन में बिल्कुल छुपा हुआ सा पीक है, तो इसलिए इसको हिडन पीक भी बोलते हैं। फिर ग्लेशियर ब्रूम है और मैशर ब्रूम है। ठीक है, फिर एक मेजर पासेस में देखें तो मिंटाक पास है, खुंजरेब पास है, काराकोरम है, अघिल है और किलिक है ना? अब मेरे पास इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। मेजर ग्लेशियर्स की बात करें तो हिस्पार, बियाफो, बाल्तोरो और सियाचिन। ये 4-5 ग्लेशियर, 4-5 ये 4-5 नाम हैं, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब वैसे इतना जितना भी टाइम मिले उस अनुसार आपको इस चीज़ों को मैनेज करना है। लद्दाख रेंज है तो इसको लैंड ऑफ पासेस भी बोलते हैं, दर्रों की भूमि बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग आगे पासेस देखेंगे, खारदुंगला, चांगला ये सब। तो मिडल रेंज देखो तो ट्रांस हिमालयाज़ की है, पैरेलल मिडल रेंज है ये ट्रांस हिमालयाज़ की, पैरेलल टू काराकोरम है। एक्सटेंशन देखें तो इसमें पीओके में एक्सटेंशन है, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लद्दाख है और तिब्बत है, तीनों जगह पर इसका एक्सटेंशन है। राकापोशी इसकी हाईएस्ट पीक है, वेरी स्टीप स्लोप और कॉल्ड एज मदर ऑफ मिस्ट। फिर ये वाटर डिवाइड बनाता है इंडस और श्योक रिवर के बीच में। श्योक वैसे ये स्पेलिंग चेक कर लेना है ना, पर कोई दिक्कत नहीं है, श्योक को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए लगाओ तो लगाओ, ठीक है। फिर मेजर पासेस की बात करें तो खारदुंगला, चांगला, लनकला, उमलिंगला, टसकला, यांगला और इमिशला, ठीक है। खारदुंगला सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल, पहले ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड था, और उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड करंटली है ना। वैसे मैं है ना, मतलब हम लोग जब खारदुंगला पहुंचे तो हम लोग वहाँ पर कहीं पर स्टे कर रहे थे, है ना, पास में ही, है ना। तो वहाँ पर हमको कोई आर्मी पर्सन मिले, तो वो हमको बता रहे थे कि इससे भी ऊपर-ऊपर है भाई साहब, अरुणाचल और उस साइड में ना ऊपर-ऊपर रोड्स हैं, पर हाँ, वो मिलिट्री के लिए हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर सिविलियन एंट्री नहीं है। तो इसलिए खारदुंगला सेकंड हाईएस्ट और उमलिंगला हाईएस्ट पीक है। फिर ज़ांस्कर रेंज की बात करें तो सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज़ है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसका एक्सटेंशन है। लद्दाख प्लेट्यू है इंडियाज़ हाईएस्ट प्लेट्यू। यहाँ पर आपको पता है ये कोल्ड डेजर्ट का भी पार्ट है, और लोकेटेड बिटवीन लद्दाख एंड ज़ांस्कर। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है, कोल्ड डेजर्ट बिकॉज इट लाइज इन द रेन शेडो रीजन, और यहाँ पर लेस देन 5 सेंटीमीटर रेनफॉल है, मतलब जैसलमेर से भी कम रेनफॉल यहाँ पर है। फिर एक-एक करके ये हिमालयाज़ जो हम देख रहे हैं, ट्रांस हिमालयाज़ हमने देखा, ग्रेट हिमालयाज़ और हिमाद्री। हिमाद्री भी इसको बोलते हैं, ग्रेट हिमालयाज़ को, और एक्सटेंशन है इसका फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बारवा। इसमें मैप में एक बार देखना चाहो तो ये नंगा पर्वत यहाँ पर ये पीक है, और ये नामचा बारवा है, ठीक है। तो ये एक ऐसी जो शेप है, ये इसकी है, और ये कौन से हैं, ग्रेट हिमालयाज़। टोटल लेंथ इसकी 2400 किलोमीटर, एवरेज हाइट 6100 मीटर है, और एवरेज विड्थ है 150 किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखो ये ऐसे फैक्ट हैं, वहाँ पर याद आ जाएँ तो आपको लिखने चाहिए, नहीं याद आएँ तो बहुत ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेनी है। डायरेक्ट वहाँ पर कोई प्री जैसा क्वेश्चन बनने नहीं वाला है। फिर ये दे आर कॉन्टिन्यूअस हैं ये, और एसिमेट्रिकल हैं। ग्रेनाइट और नीस रॉक से बने हुए, कॉमन बात है ये। स्नो बाउंड होते हैं, है ना, लगभग साल भर यहाँ पर स्नो रहती है। मेजर पीक्स यहाँ पर सारे मेजर पीक्स हैं। माउंट एवरेस्ट हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नामचा बारवा हो गया, है ना। ये दोनों फ्रॉम नंगा पर्वत, नामचा, दो तो ये याद हो जाएंगे, माउंट एवरेस्ट याद हो जाएगा। फिर मकालू, धौलागिरी, कामेत, बंदरपूछ और कंचनजंगा, ये सारे यहाँ पर हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा शायद मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा है, पर जो करंट इंडियन जो ज्योग्राफी है, इंडियन पेनिनसुला है, वहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है। फिर मेजर पासेस है बुर्जिला, जोजिला, बारालाचा, शिपकीला, थांगला, लिपुलेखला, नाकुला, जेलेपला, नाथुला और बूमडीला, है ना। तो ये 3-4 पीक्स और पासेस याद रखना। ग्लेशियर की बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, पिंडर, जेमू, ये सारे यहाँ पे ग्लेशियर है ना। गंगोत्री, यमुनोत्री तो आपको पता ही है, 3 ये, सतोपंथ, पिंडर और जेमू भी याद रखना। फिर उसके बाद आता है मिडिल हिमालयाज़, इसको लेसर हिमालयाज़ या हिमाचल भी बोलते हैं, या हिमाचल हिमालयाज़ भी बोलते हैं इसको। एक्सटेंशन इसका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम में है, और कंट्री वाइज़ देखें तो इंडिया, नेपाल और भूटान तीनों जगह पर ये है। मायोसीन पीरियड में ये बना,
लगभग 3000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, 3700 से 4500 मीटर। एवरेज विड्थ इसकी 50 किलोमीटर बताई है। और सदर्न पार्ट है ये हिमाद्री का, ग्रेट हिमालयाज़ का सदर्न पार्ट है, और हिमालयाज़ का मिडिल पार्ट मान सकते हो इसको। अब इसको मिडिल हिमालयाज़ क्यों बोला? मैंने बोला ना, ट्रांस जो हिमालयाज़ है ना, वो हमको वैसे नहीं पढ़ना था। ट्रांस हिमालयाज़ है ना, इंडिया में इसका ज़्यादा पोर्शन नहीं माना जाता। इसकी रेंजेस जो मानी जा रही है वो मानी जा रही है, परंतु हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ और मिडिल हिमालयाज़ और शिवालिक, तो मिडिल इसको इसलिए बोला क्योंकि ये ग्रेटर और शिवालिक्स के बीच में है। फिर दे कंसिस्ट ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, है ना, कॉर्ड से बनी हुई चट्टानें हैं यहाँ पर। पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंज लोकेटेड हियर, और कुछ फेमस वैलीज हैं यहाँ पे, जैसे कि कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू, लाहौल स्पीति, है ना, लाहौल स्पीति, और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी है। मेजर पासेस की बात करें तो बनिहाल पास है, रोहतांग पास है, और पीर पंजाल पास है। कारेवा यहाँ पर एक है ना फीचर है कारेवा। यहाँ पे ओल्ड लेक के प्लेन्स हैं, ये ग्लेशियल डिपोजिशन के बाद में जो एरिया खाली हो जाता है वहाँ पर पानी भर जाता है। ये मैक्सिमम है, पानी भरने के बाद वो सूख जाता है तो वो कल्टीवेशन के काम आता है। जम्मू कश्मीर में ये कारेवास होते हैं कल्टीवेशन और ऑफ एप्पल और वॉलनट्स के लिए ये फेमस है। फिर ये कारेवा, वैसे इसको और भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स यहाँ पर जो होते हैं हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड सच एज बुग्याल्स, है ना, उत्तराखंड में बुग्याल्स होते हैं, और जम्मू कश्मीर में गुरेज वैली मीडोज होते हैं, है ना, गुरेज वैली कह सकते हो। किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश में, कॉमनली रेफर्ड एज मर्ग्स, है ना, और टेम्परेट ग्रासलैंड को मर्ग्स बोलते हैं, इसीलिए आप सोनमर्ग, गुलमर्ग ये सब सुनते हो। दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ लेसर हिमालयाज एंड इंक्लूड प्लेसेस लाइक गुलमर्ग, है ना, गुलमर्ग का मतलब है मीडो ऑफ फ्लावर्स, और सोनमर्ग का मतलब है गोल्डन मीडो। तो ये मर्ग होते हैं, जो मर्ग मतलब ग्रासलैंड्स को ही मर्ग नाम दिया हुआ है, तो अपर हायर एल्टीट्यूड में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको मर्ग बोला है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुल मतलब फूल होता है, तो फूल जहाँ पर उगते हैं ऐसे टेम्परेट ग्रासलैंड्स को गुलमर्ग कह दिया, और जहाँ पे सोना उगता है वैसे सोने जैसा, ठीक है। फिर शिवालिक, तो शिवालिक की बात करें तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ है भाई? तो ये शिवालिक रेंज है। शिवालिक आपको पता है हिल्स, मैंने बताया ये माउंटेन्स नहीं है, ये हिल्स है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन है। इंडिया, नेपाल और भूटान में है। प्लियोसीन पीरियड में ये बना हुआ है। 900 से 1100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, और एवरेज विड्थ की बात करें तो 30 किलोमीटर है ना। सबसे छोटी रेंज ये मानी जाएगी यहाँ की। आउटर मोस्ट रेंज भी है ये हिमालयाज़ की, या फिर हिमालयाज़ की सदर्न मोस्ट रेंज भी इसको बोल सकते हैं। थिक ग्रेवल और एलुवियम यहाँ पर होती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से जब नदियाँ आ रही है ग्रेटर हिमालयाज से या मिडिल हिमालयाज से, वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है वो यहाँ पर जमा कर रही है। और यहाँ पर एक है ना, इसके फुट हिल्स में एक रीजन बन रहा है, तो वहाँ पर है ना ये बड़े बड़े जो बोल्डर्स होते हैं वो जमा होते हैं, और उसके बाद में थिक ग्रेवल जिसको बोलते हैं, और एलुवियम एलुवियम कह लो या एलुवियल सॉइल यहाँ पर बनती है। फिर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स, है ना, लेसर या मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जिसका नाम दून्स है ना, जैसे देहरादून, कोटली दून, पटली दून, है ना, देहरादून, कोटली दून और पतली दून। फिर एक रीजन वेस्ट बंगाल में होता है जिसको दुआर कहते हैं ना, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में होता है, यहाँ पर टी कल्टिवेशन होता है ना। तो ये शिवालिक के बारे में है। आई होप ये चीज़ें है ना, मैं ज़्यादातर रीड ही कर रहा हूँ, पर इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बेसिक मैप में बता दिया कौन सी रेंजेस कहाँ कहाँ लोकेशन है, और बाकी अपन को ये याद ही करने हैं। शिवालिक के बाद में देखो इसका ट्रांसफर्स जो अपने डिवीजन देखा था, या रीजनल डिवीजन या वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, है ना, इसमें हमने देखा था नदियों के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे। अपन यहाँ देख रहे हैं तो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर से लेकर के और सतलज रिवर के बीच में जो एरिया है उसको पंजाब हिमालयस बोला है। फिर सतलज रिवर से लेके काली या शारदा रिवर, है ना, जो कि यहाँ पर फ्लो करती है नेपाल के यहाँ पे, तो उसको कुमाऊं हिमालयस बोला है ना। इसको कुमाऊं रीजन भी बोलते हैं, कुमाऊं रीजन या गढ़वाली रीजन, ये दो रीजन है। आप कभी उत्तराखंड जाओगे तो वहाँ पर आपको दो ही ज़्यादातर फैक्शन मिलेंगे, कि आप कुमाऊं हो या फिर आप गढ़वाली हो। तो नेपाल हिमालयाज, इसके बाद में नेपाल हिमालयाज है जो काली रिवर है ना, काली या शारदा रिवर से लेकर के, और तीस्ता रिवर है, सिक्किम में तीस्ता रिवर है, तो वहाँ पर वहाँ के इनके बीच में है। फिर असम हिमालयाज की बात करें तो तीस्ता और दिहांग या सियांग, दिहांग हमने बात की थी। ये जो रिवर है अपने सांगपो, सांगपो जब अरुणाचल, अच्छा हमने रिवर्स अभी पढ़ा नहीं है। सांगपो रिवर जब अरुणाचल में या इंडिया में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो ये यहाँ पर एक बेंड होता है ना, बेंड होता है, तो ये यहाँ पर इसको दिहांग या दिबांग बोलते हैं। और उसके बाद में ये जब असम में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है ना। फिर ये बाद में जमुना, और बाद में ये गंगा से मिल करके पद्मा, ठीक है। फिर ये बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं ये, और बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे अपन देखें यहाँ पर पंजाब हिमालयस बिटवीन इंडस एंड सतलज,
कुमाऊं हिमालयाज बिटवीन सतलज एंड काली, नेपाल हिमालयाज है तो काली और तीस्ता रिवर के बीच में, और असम हिमालयाज है तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में। फिर ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, है ना, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री अपन देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर है, या दिहांग और सियांग रिवर बोल सकते हो इसको। और बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज हिमालयाज बेंड शार्पली टुवर्ड्स साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया नोन एज पूर्वांचल, है ना। अब ये पूर्वांचल वो जो मिर्जापुर सीरीज में पूर्वांचल होता था ना, वो वाला पूर्वांचल नहीं है भाई, है ना, ये अलग पूर्वांचल है। ये पूर्वांचल रीजन है जो हमने बात की थी बेंड की, जो हिमालयाज में बेंड है, ये यहाँ से मान लो हिमालयाज आए, अब ये यहाँ पर है ना, इस जगह पर आकर के और ये बेंड होता है। तो ये जो रीजन है, जो ईस्टर्न हिल्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो पूर्वांचल है ना, पूर्व का अंचल। फिर कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन एंड डेंस फॉरेस्ट, ये हम देखते हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, है ना, एरिया ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। फिर इसके बाद है एक एक करके देखें तो इसकी लेंथ वगैरह देख लेना भाई, 560 किलोमीटर है और 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय सबसे वाइडेस्ट पार्ट है यहाँ का, और हाईएस्ट पीक यहाँ पे पंजाब हिमालयाज में नंगा पर्वत है। ब्रॉडेस्ट पार्ट है जो है वो पंजाब हिमालयाज है। फिर कुमाऊं हिमालयाज, इनको गढ़वाल हिमालयाज भी बोलते हैं, सतलज और काली रिवर के बीच में ये है, 320 किलोमीटर्स इनकी लेंथ है। नंदा देवी यहाँ पर हाईएस्ट पीक है, और दूसरे पीक्स कामेट, केदारनाथ और बंदरपुच। फिर बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर कौन से हैं, नेपाल हिमालयाज, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर देखो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मनसालू, ये सारे पीक्स यहाँ पर लोकेटेड है। आसाम हिमालयाज की बात करें, 720 किलोमीटर लेंथ है, तीस्ता और दिहांग रिवर के ये बीच में है। हाईएस्ट पीक यहाँ पर नामचा बारवा है ना। ये याद रखना हमको कहाँ से कहाँ तक करना है, नंगा पर्वत टू नामचा बारवा, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालयाज। तो ये बेसिक बातें रही किसके बारे में, हिमालयाज के बारे में, या फिर हमारे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है उसके बारे में। फिर देखो हम बात करते हैं प्लेट्यूज की, है ना। प्लेट्यूज की इंपॉर्टेंस याद आ रही है ना, किसके लिए, मिनरल्स, है ना, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो प्लेट्यूज एक एक करके हम, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसका फॉर्मेशन हम देख चुके हैं पहले ही, प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी थी उसमें गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है, अंगारा लैंड इसके ऊपर वाला जो यूरेशियन प्लेट है उस वो अंगारा लैंड का पार्ट है। प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज, पठारों का पठार इसको कहते हैं। टेबल टॉप लैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपको पता है लावा से जो निर्मित चट्टानें होती है, रॉक्स होते हैं, उनको इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक्स के बाद में मेटामॉर्फिक, ये रॉक साइकिल है, हमारे काम की नहीं है। फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड दस मेकिंग पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म, है ना, इंडिया में जो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, क्योंकि ये आकर के टकराया ना तो सर हिमालय बने हैं, ये आकर के टकराया उसके बाद हिमालय बने, हिमालय से पानी निकला और नदियाँ निकली, सेडिमेंट्स निकले, तब जाकर के नॉर्दर्न प्लेन्स बने। तो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास यही है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देखो एक सेंट्रल हाईलैंड पार्ट है और एक डेक्कन प्लेट्यू है ना। ये जो रीजन है, अपन एक बार यहाँ पर देखें, यहाँ पे कुछ हिल्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा वरना इसमें। ये जो रीजन है ये इसको डिवाइड करता है, और यहाँ पर हम लोग देखें तो अरावली रेंज, ये आपको पता है ना। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल अपन को कोई क्वेश्चन लिखना है पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं कि इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, सॉरी हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, तो वो अरावली से बना हुआ है। उसके बाद में इसका जो ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट है, वो वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न घाट्स है। ऐसे ही करके यहाँ पर और कोई हिल्स हैं क्या, तो यहाँ पर विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, महादेव हिल्स है, मैकाल हिल्स है, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हैं ये। तो ये बेसिक इसका डिवीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी इसी का एक्सटेंशन माना जाता है। आगे कर एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो ये जो रीजन है ना, ये जो पोर्शन है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर एंड साउथ ऑफ विंध्याचल, है ना, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में और साउथ ऑफ विंध्याचल, है ना। विंध्याचल आपको पता है जो हमारा राजस्थान का हाड़ौती प्लेट्यू है, उसको भी विंध्याचल का पार्ट ही तो मानते हैं, सम वॉट विंध्याचल का पार्ट उसको माना जाता है ना। यहाँ पर जो मालवा प्लेट्यू है इस मध्य प्रदेश के इस वाले रीजन में कवर्स मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं, चंबल, बेतवा और कैन रिवर, वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। यहाँ पर ये थोड़ा सा वाइड है, पर यहाँ पर ये थोड़ा सा नैरो है, ठीक है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इज कॉल्ड बुंदेलखंड। ईस्टवर्ड जो इसका एक्सटेंशन है उसको बुंदेलखंड कहते हैं और बागेलखंड भी कहते हैं। और फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका, तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, ये सब बोलते हैं, विच इज ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर, है ना। दामोदर वैली प्रोजेक्ट और दामोदर रिवर आपने पढ़ा होगा। फिर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ट्रायंगुलर लैंड मास है सर ये, है ना। ये जो प्लेट्यू रीजन है ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है ना। इसमें महाराष्ट्र प्लेट्यू है, मैदान, मलनाद, अलग अलग चीज़ें आती है। सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में है ये,
सॉरी, सतपुरा रेंज इसके नॉर्थ में है, महादेव और कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज इसके ईस्ट में है ना? महादेव यहाँ पर महादेव हिल्स और ये जो रीजन है ये इसके ईस्टर्न साइड में। फिर हायर इन द वेस्ट टिल्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। आपको पता है ये जो वेस्टर्न पोर्शन है ये थोड़ा सा उठा हुआ है और वही मेजर वैसे कारण भी है कि इसकी जो इस साइड जो रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और ओनली फ्यू रिवर्स है ना, फ्यू रिवर्स आर गोइंग इनटू द अरेबियन सी। इट्स एक्सटेंशन इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट और उसको बोलते हैं मेघालय प्लेट्यू या कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ये जो रीजन हमने देखा था शिलोंग और मेघालय प्लेट्यू बोल दो या कार्बी एंगलोंग इसको प्लेट्यू बोलते हैं, इसमें गारो, खासी, जयंतिया ये सारे हिल्स आते हैं। यहाँ पर वो रेनफॉल वाली हम बात कर चुके हैं। डेक्कन इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पर एक फॉल्ट है और उसकी उससे ये सेपरेट होता है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है और डेक्कन है ना। और यहाँ पर राजमहल गैप है, उसके थ्रू ये जो शिलोंग प्लेट्यू या मेघालय प्लेट्यू है ये सेपरेट होता है। ब्लैक सॉइल होती है यहाँ पे, हमको पता है वॉल्केनिक ओरिजिन होगा तो ब्लैक तो सॉइल होगी और इग्नियस रॉक्स होंगे। आगे देखें वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये लाई करते हैं पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, अच्छी बात है। आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। अब ये देखो है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि अगर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस आता है ना, और जो कि चांसेस हैं आने के, तो ये चीज़ें अपन को लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस होते हैं और वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं। हाइट इनकी 900 से 1600 मीटर है, मतलब ये लगभग हिल्स हैं सारे। यहाँ पर लेंथ 1600 किलोमीटर है विच एक्सपैंड्स फ्रॉम, देखो ये महाराष्ट्र से है या फिर इसको आप मान सकते हो कहाँ से, गुजरात से, है ना, गुजरात से इसका एक्सटेंशन मानेंगे और तमिलनाडु तक मानेंगे। गुजरात से तमिलनाडु तक मानेंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक इसकी अनाईमुड़ी है ना, विच इज़ लोकेटेड हियर समवेयर अराउंड हियर। फिर कुद्रेमुख, मुलनगिरी, कलसूबाई, डोडा बेटा ये सारी इसकी पीक्स हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जिसको रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसका जो ये साइड है, ये साइड इसकी कौन-सी है? विंडवर्ड साइड है ना? तो यहाँ पर जो रेनफॉल होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल है और ये जो है, ये लीवर्ड साइड है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। व्हेन विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन इज़ वेट एंड लीवर्ड साइड इज़ ड्राई, ठीक है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है, हेवी रेनफॉल और कॉफ़ी, टी, कैश्यू, कार्डमम, स्पाइस प्रोडक्शन एटसेट्रा यहाँ पर होता है। इसको 3 वैसे है ना, 3 इसके डिविजन्स हैं। अपन देखें एक बार इधर मैप में। हुँ। तो ये मैप में हम लोग अगर देखें तो नॉर्दर्न रीजन है, सेंट्रल रीजन है और सदर्न रीजन है। नॉर्दर्न रीजन में तो क्या आ जाता है, जो कि महाराष्ट्र या गुजरात से लेकर के जो पोर्शन है गोवा तक का। फिर ये गोवा वाले पोर्शन से लेकर के और केरला तक का जो पोर्शन है वो आ जाता है मिडल सेक्शन में, और बाकी केरला से लेकर के जो ये इधर रीजन है तमिलनाडु वाला, वो आ जाता है सदर्न सेक्शन में। एक-एक करके इसके बारे में देखते हैं हम लोग। अ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ना, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि कुछ गैप्स के नाम बताने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1-2 तो ये गैप्स देख लो, थालघाट गैप और बोरघाट गैप और एक पालघाट गैप, है ना? ये 3 तो मेजर यहाँ पे गैप्स हैं। फिर यहाँ पे कुछ हिल्स हैं जो कि बाबा बुदान हिल्स हैं, हम मिनरल्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। फिर पालानी हिल्स हैं, कार्डमम हिल्स हैं, अन्नामलाई है, नीलगिरीज़ है। नीलगिरीज़ जो हिल्स हैं वो पॉइंट है ऑफ द मीटिंग ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये यहाँ पर इससे मिलेंगे और यहाँ इस पॉइंट पे ये नीलगिरी माउंटेन्स है या फिर नीलगिरी हिल्स है। फिर सबरीमाला, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल आपको पता हो तो कोडाई कनाल है ना, मदुरई के पास में एक है ना हिल स्टेशन है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और पर हमारे काम की है नहीं है। ये यहाँ पे सिविल स्पीड आ गए, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में हो गया। फिर हम देखें ईस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न घाट्स कहाँ हैं, तो ये पैरेलल हैं ईस्टर्न कोस्ट के, है ना। और ये कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पे, तो उड़ीसा, उड़ीसा आ गया, तेलंगाना आ गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये स्टेट्स से ये यहाँ से शुरू होकर के और तमिलनाडु की ये रीजन, जो ये रीजन मैंने आपको बताया तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इसका है ना ये पॉइंट है नीलगिरी हिल्स वाला, ठीक है। तो इसमें दे आर कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इन बे ऑफ बंगाल। उधर हमने देखा था कि ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट्स का ये कॉन्टिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि कोई रिवर काट ही नहीं रही ना सर यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत सारी रिवर है ना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी रिवर्स आकर के और बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, तो ये भाई इसको काटती हुई जाती हैं। फिर फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना, उसको खॉन्डलाइट रॉक्स भी बोलते हैं, और ये आपको पता ही है क्योंकि ये जो प्लेट्यू है लावा से निर्माण इसका हुआ हुआ है, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पर मिलते हैं।
एवरेज हाइट्स देखें तो विच इज़ लोअर देन द वेस्टर्न घाट 600 मीटर है अबाउट, और एक्सटेंशन है इसका महानदी रिवर से नीलगिरी हिल्स तक। ये जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है ये महानदी रिवर का पार्ट है, महानदी रिवर का पार्ट है। यहाँ पर एक बर्ड फुट शेप्ड डेल्टा का भी निर्माण महानदी रिवर करती है। फिर पीक्स देखें तो अरायमकोंडा है इसकी हाईएस्ट पीक है। हिल्स की बात करें तो शेवरॉय हिल्स और जवादी हिल्स। शेषाचलम इन ईस्टर्न घाट्स है, ये मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी रीजन है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वैसे और भी 70 चीज़ें हैं बताने के लिए, पर हमको देखो सर ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर में पूछने वाला है। 5 नंबर में इतनी बातें लिख के आ जाऊँ मैं, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हम बेसिक अगर इसके बारे में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या है, ये पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट है, ये पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट है। ये कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ये हाइट 900 से 1600 मीटर है और ये लगभग 600 मीटर है। एक्सटेंशन है इसका तापी रिवर से कन्याकुमारी तक या फिर महाराष्ट्र या गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक। एक्सटेंशन इसका कहाँ से है, महानदी से नीलगिरी हिल्स तक। इसमें पीक्स हैं अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, इसमें पीक्स है महेंद्रगिरी और अरायमकोंडा। अलग अलग हिल्स है, बाबा बुदान, अन्नामलई, पलानी, यहाँ पे शेवरॉय और जवादी हिल्स है। रिसीव्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, है ना, ये वाली बात आपको पता है। यहाँ से जो मानसून आता है उसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। विंड्स की देखो हमेशा क्या होता है, विंड्स की जो डायरेक्शन होती है ना, उसको हम जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है ना उस पॉइंट से बोलते हैं। अच्छा ये इस पॉइंट से इस तरफ जा रही हैं तो ये तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, तो नॉर्थ ईस्ट इसको मानसून बोलना चाहिए। पर ये जो ओरिजिन हो रहा है ना ये साउथ वेस्ट में हो रहा है, तो साउथ वेस्ट इसको मानसून बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो साउथ वेस्ट मानसून की होगी। जबकि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर रेनफॉल होती है तो वो होती है कब, जब रिट्रीटिंग मानसून आता है और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर के ये जो विंड्स होती हैं वो आती हैं, तो इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। ठीक है, तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की डिफरेंस की बात हो गई। फिर आगे प्लेट्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्लेट्यू जो है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। इसका नाम छोटा है पर ये छोटा है नहीं, मेनली ये झारखंड में है। म्यूजियम ऑफ मिनरल्स है, रूर रीजन ऑफ इंडिया, है ना। रूर रूर जो रीजन है वो जर्मनी में है, तो उससे इसको कंपेयर किया है, या फिर सार रीजन ऑफ इंडिया भी बोला है इसको। ग्रेनाइट और नीस से ये बना हुआ है। धारवाड़ एंड आर्कियन पीरियड की रॉक्स यहाँ पर मिलती हैं। आर्कियन मैंने बताया भी था, आर्कियन टाइप जो हम पढ़ रहे थे हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक में, तो जो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स है या ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है वो आर्कियन पीरियड का है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या दामोदर जो रिवर है वो इसको बेसिक दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला जो पार्ट है इसका वो हजारीबाग प्लेट्यू है और नीचे जो पोर्शन इसका रांची प्लेट्यू है। ये यहाँ पर राजमहल हिल्स आते हैं, यहाँ पर राजमहल गैप आता है, जो इसको डिवाइड करता है किससे, जो हमने मेघालय प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू देखा था। नॉर्दर्न पार्ट में इसके देखो पलामू हाईलैंड्स है, हजारीबाग प्लेट्यू, कोडरमा प्लेट्यू और दामोदर वैली रीजन है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। फिर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये जो डेक्कन लावा ट्रैप है ना, डेक्कन प्लेट्यू तो पूरा कंप्लीट उसको बोला। अब इस ये जो पोर्शन है ना, उसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। यहाँ पर देखो क्या है, फॉर्म्ड इन क्रेटेशियस पीरियड में ये बना हुआ है, लावा डिपोजिशन है। तो यहाँ पर जो सॉइल है वो कम्प्लीटली ब्लैक सॉइल है। पूरे डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल नहीं है, ये एक ट्रैप है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है। तो ये साउथ गुजरात का पोर्शन है, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, तेलंगाना और नॉर्दर्न कर्नाटका। ट्रायंगुलर शेप का है, ये बिगेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया है। फिर मेघालय प्लेट्यू की हम बात कर चुके हैं, इसको शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, कार्बी एंगलोंग भी बोलते हैं या फिर मिकीर प्लेट्यू भी बोलते हैं। यहाँ पे जयंतिया, गारो, खासी ये सब हिल्स हैं। और ये राजमहल या गारो राजमहल गैप से और या फिर राजमहल हिल्स से डिवाइडेड है, सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू बाय मालदा गैप भी बोलते हैं इसको, और गारो राजमहल गैप भी बोलते हैं। एरिया ऑफ हाईएस्ट रैनफॉल ऑन अर्थ है यहाँ पे मासेनराम और चेरापूंजी, 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल है। फिर अलग अलग और छोटे छोटे प्लेट्यूज जो कुछ हैं वो देखो, मालवा प्लेट्यू है गुजरात, राजस्थान और एमपी में, बसाल्ट लावा से बना हुआ है, ब्लैक सॉइल रीजन है, कॉटन और ओपीएम का, अफीम का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। ईस्टर्न प्लेट्यू की बात करें तो इसको महाभारत प्लेट्यू भी बोलते हैं, राजस्थान, एमपी और गुजरात में है ये, और धारवाड़ और विंध्यन जो रॉक सिस्टम है उसका पार्ट है। बुंदेलखंड है एमपी और यूपी में है। नॉर्दर्न पार्ट हमने देखा था जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का था या फिर डेक्कन प्लेट्यू का था, तो वो बुंदेलखंड था। ग्रेनाइट और नीस रॉक से ये बना हुआ है। वेस्ट वाटर इरोजन यहाँ पर चंबल रिवर द्वारा वाटर इरोजन होता है, और यहाँ पर बैडलैंड है ना, उत्खात भूमि बन जाती है, जो डाकुओं वाली जो प्रदेश आपने देखा है तो वो यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन है। फिर बागेलखंड रीजन है या बागेलखंड प्लेट्यू है, तो वो एमपी और छत्तीसगढ़ में है। क्वार्ट्ज और लाइमस्टोन रॉक है, सेपरेटेड फ्रॉम बुंदेलखंड बाय टॉन्स रिवर, है ना, टॉन्स नाम से एक रिवर है। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं पर ये शायद चंबल की ट्रिब्यूटरी है।
फिर बागेलखंड और बुंदेलखंड के बीच में ये रीवा सतना प्लेट्यू है ना। सॉरी, दोनों को मिला करके हम लोग रेवा और सतना प्लेट्यू बोल देते हैं। रेवा और सतना एमपी में जगह के नाम है। फिर आगे देखें डांडकन्या प्लेट्यू है, तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है ना। आंध्र प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर, और छत्तीसगढ़ में, ये मेजरली छत्तीसगढ़ का पोर्शन है। ग्रेनाइट और नीस रॉक्स है यहाँ पर। बस्तर प्लेट्यू यहाँ पर लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, और मलकानगिरी हिल्स है उड़ीसा में, गडजात अपलैंड्स हैं उड़ीसा में। फिर जो है आंध्रा और तेलंगाना प्लेट्यू है, देखो ये आर्कियन और नीस रॉक से ये बने हुए हैं। ये डिवाइडेड बाय कृष्णा रिवर, इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न जो इसका पार्ट है उसको तेलंगाना प्लेट्यू बोलते हैं, और जो सदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं रायलसीमा, है ना। ये रायलसीमा है, रायलासीमा, दोनों पढ़ सकते हो। लेटराइट प्लेट्यू है, तो ये देखो जो कॉफी कल्टीवेशन है या रबर कल्टीवेशन है केरला में, है ना। लेटराइट सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए इसको लेटराइट प्लेट्यू बोला है। केरला में ये प्रेजेंट है। रबर, कैश्यू, कॉफी, ये सब का कल्टीवेशन यहाँ पे होता है। अब ये 15-15 शब्द में आपसे ना कोई सा भी एक पूछ सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें समझाने जैसा नहीं है। लेटराइट प्लेट्यू है तो लेटराइट सॉइल है ना। केरला में है तो अब ये क्या समझाऊंगा इसमें कि केरला में है। फिर कर्नाटका प्लेट्यू की बात है तो मैसूर प्लेट्यू भी इसको बोलते हैं। जो बैंगलोर प्लेट्यू वो इसका पार्ट है। कर्नाटक और केरला में ये है। और आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक सिस्टम है। इसके दो सब पार्ट हैं, ये याद रखना, दो सब पार्ट है इसके। जो मलनाद हाईलैंड है वो तो हिली रीजन है, और एक मैदानी रीजन है, उसको मैदान बोला हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली प्लेट्यूज की। तो हमने इससे पहले देखो प्लेट्यूज देख लिया, अब प्लेट्यूज के बाद में प्लेन्स, है ना। प्लेट्यूज हमने देखा, तो प्लेट्यूज की इंपॉर्टेंस क्या थी, तो वापस बात कर लेते हैं। मिनरल्स थी, है ना, मिनरल्स थी। प्लेन्स के लिए हमने क्या बात की थी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो प्लेन्स के लिए है। तो एक एक करके प्लेन्स के बारे में देखेंगे। अब देखो ओरिजिन हम बात कर चुके हैं वैसे तो, जो इसकी दो बेसिक थ्योरीज हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की। हम वैसे बात कर चुके हैं कि क्या ओरिजिन है इसका, कैसे हुआ है। और द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आल्सो नोन एज द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर प्राइमरीली फॉर्म्ड बाय एलुविएशन, है ना। हमने देखा जो हिमालय फॉर्मेशन है उसके बाद में ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो रिवर्स बनी, उसके बाद में एलुविएशन हुआ, वो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, और द प्रोसेस वेयर reverse deposit sediments, है ना। दिस occurs in a four deep a depression that formed due to the convergence of Indo-Australian and Eurasian plates which led to the upliftment of Himalayas। ठीक है, तो ये जो दोनों प्लेट्स टकराई थी, ये जो प्लेट थी इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट जो हमारी है, ये अच्छा यहाँ पर देख लो, है ना, ये यूरेशियन प्लेट है मान लो, और ये इंडियन प्लेट जो थी ये यहाँ से आकर के यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई तो माउंटेन्स का निर्माण हुआ। माउंटेन्स के जस्ट जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर निर्माण हुआ, थोड़े से एक पोर्शन का जो थोड़ा सा दबा हुआ था उसको फोर डीप नाम दिया है। ठीक है, तो इसमें दो जो थ्योरीज है वो क्या है, एलिविएशन इन द फोर डीप, है ना। द हिमालयाज एज दे रोज वर एरोडेड बाय रिवर्स लाइक इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स कैरीड वास्ट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स एलुवियम फ्रॉम द माउंटेन्स व्हिच they then deposited in the four deep, a large depression between Himalayas and the peninsular plateau। रिफ्ट वैली जो थ्योरी है वो क्या कहती है, ये है ना, जी बुरार्ड एक जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये दी है, उनके अलावा और भी लोग थे। तो ये कहते हैं रिफ्ट वैली एग्जिस्टेड बिटवीन शिवालिक फुटहिल्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो ये थ्योरी कह रही है कि फोर डीप था, है ना। तो फोर डीप तो ऐसा पोर्शन हो गया जो थोड़ा सा दबा हुआ है या थोड़ा सा धसा हुआ है। रिफ्ट वैली हो गई जो डीप वैली है ना। तो ये कह रहे हैं कि रिफ्ट वैली थी इन दोनों की जगह पर, दोनों के बीच में, और दे सजेस्टेड दैट दिस रिफ्ट वैली वाज फिल्ड बाय सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द हिमालयन रिवर्स। तो ये दो थ्योरीज है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स देख लो, हमने राजस्थान का जो पोर्शन है वो भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड है, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम का कुछ पार्ट है ना। असम का जो पार्ट है ब्रह्मपुत्र रीजन जो है। अरुणाचल प्रदेश में प्लेन्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर हिली रीजन से बहती है ये, और प्लेन्स ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन्स में ये असम में आती है, तो असम में ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं। तो दे आर फाउंड बाय थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, हम जानते हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 2400 किलोमीटर लेंथ है। लेंथ लगभग 2400 किलोमीटर ही है सब चीज़ों की, है ना। हिमालय की भी हमने लगभग 2400। अच्छा, ये इसकी ऑथेंटिसिटी मैं इतनी बता सकता हूँ कि ये सारा जो डाटा है ना, ये सब एनसीईआरटी से लिया हुआ है ना। तो कहीं पर भी कुछ भी चैलेंज करने का कोई सवाल नहीं उठता। मतलब 2400 किलोमीटर लिखा हुआ है तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मतलब वो कोर्ट में भी मान्य है। तो इसकी विड्थ जो है 240 से 320 किलोमीटर है। डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सिविलाइजेशन की जो थ्योरी है वो यही कहती है। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप्स द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स, है ना। अब ये जो लोअर कोर्सेज होते हैं जहाँ पर मतलब एक बार मैदान में आ गई,
नदी, उसके बाद में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है ना? ये वेलोसिटी कम होने की वजह से जो ये सेडिमेंट डिपॉज़िट करती है, उस वजह से कुछ आइलैंड्स का निर्माण हो जाता है और ऐसे कुछ आइलैंड्स की तो देखो हम क्या बात करें, पर ऐसा एक इम्पोर्टेंट आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और उस आइलैंड का जो नाम है उसको मजौली आइलैंड बोलते हैं। मजूली आइलैंड या मजौली आइलैंड, है ना? वो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग-अलग मैं आपको बताऊँ जो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल फोर्सेस के काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं और ये सब हैं, ये लॉकटक लेक में और मजौली आइलैंड ये सब एरियाज़ में होते रहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। द रिवर इन देयर लोअर कोर्सेस स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट और ये बोलता है कि ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटरीज है ना? हम जब बात कर रहे हैं कि यहाँ से गंगा निकली, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से अलग अलग रिवर्स मिल रही हैं, तो ठीक है हमने मान लिया और इन रिवर्स को क्या नाम दिया, इनको बोला ट्रिब्यूटरीज, है ना? तो अब यहाँ पर गंगा आ गई, यहाँ पर गंगा आ गई, ये इधर पोर्शन जा रहा है, कुछ इधर पोर्शन जा रहा है, कुछ इधर पोर्शन जा रहा है। तो जब गंगा डिवाइड हुई तो इसको बोला डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना? जो आकर के रिवर में मिले वो ट्रिब्यूटरी, रिवर डिवाइड हो तो डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये बात होगी नॉर्दर्न प्लेन्स की जो चीज़ें थी। अब बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन और बेस्ड ऑन टोपोग्राफी इसके 2 डिविजन्स किए हुए हैं। फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें हम, पंजाब हरियाणा प्लेन्स हैं जो ये अपर रीजन है, राजस्थान प्लेन्स है जो कि ये लोअर रीजन है ना, इसमें ये जो पोर्शन है ये ज़्यादा पोर्शन आता है। फिर गंगा प्लेन्स हैं, तो गंगा प्लेन्स को भी वैसे चाहो तो 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स एंड लोअर गंगा प्लेन्स, है ना? सॉरी ये मैंने गलत बता दिया। अपर गंगा प्लेन्स ये रीजन मान लो, ये मिडिल गंगा प्लेन्स मान लो और ये जो रीजन है ये लोअर गंगा प्लेन्स मान लो। फिर एक प्लेन्स यहाँ पर हमने ब्रह्मपुत्र प्लेन्स माना है। फिर जो बेस्ड ऑन टोपोग्राफी है इसमें भाबर, तेराई, बांगड़ और खादर, है ना? एक-एक करके हम लोग देखेंगे। भाबर, अब मैं पहले बता चुका हूँ वैसे, एक पहाड़ है मान लो, ये माउंटेन्स है, यहाँ से रिवर निकली। अब ये पहाड़ पे जो छोटे-छोटे और या बड़े-बड़े पत्थर हैं वो उनको लेकर के आएगी और यहाँ पर जमा कर देगी। यहाँ पे जमा कर देगी तो ये पानी है ना, ये पत्थरों के बीच में से बहेगा, रिवर यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगी। इस एरिया को भाबर एरिया बोला है। इसके बाद में रिवर वापस से थोड़ी-थोड़ी अपीयर होना चालू होगी और वहाँ पर थोड़ा दलदली क्षेत्र बन जाएगा, स्वैम्प फॉरेस्ट बन जाएँगे, उसको तेराई रीजन बोला है। फिर बांगड़ और खादर ये एलुवियल के एक टाइप्स हैं। ओल्ड जो एलुवियल होगी, मतलब एक नदी ने जमा कर दिया और उसके बाद में वो वहाँ पर जमा हो गया है, तो वो बांगड़ है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है। और खादर है जो रेगुलरली जमा करती जा रही है, जो रिवर बैंक्स के जस्ट साइड में जो मिट्टी जमा है उसको खादर रीजन बोला है। और ये हमने फॉर्मेशन के बेसिस पे देख ही लिया। तो एक-एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले है पंजाब प्लेन्स। तो पंजाब प्लेन्स क्या है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स है, फाउंड बाय इंडस एंड जो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी कौन सी थी? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज, है ना? जो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज थी। फिर लार्जर पार्ट जो पंजाब प्लेन्स का है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं ये पंचनद बनाती हैं, तो ये मिठानकोट के पास में जा कर के ये मिलती हैं, तो वो जो बड़ा एरिया है वो पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में है। सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय दोआब। दोआब रीजन है, मतलब 2 देखो, पंजाब मतलब, है ना? पंजाब। पंजाब अगर आपको पता हो तो पंजाब मतलब पंज आब। आब मतलब पानी, है ना? तो 5 आबों की जो भूमि है उसको पंजाब बोला। तो दोआब मतलब जहाँ पर 2 रिवर्स के बीच का एरिया है ना? तो ऐसे कुछ दोआब है यहाँ पे, छाछ दोआब है, रचना दोआब है, बाड़ी दोआब है और बिस्ट दोआब है। तो ये पंजाब प्लेन्स का पार्ट है। फिर राजस्थान प्लेन्स की बात करें, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ रिवर्स एंड रिमेन्स ऑफ टेथिस सी एंड आल्सो बाय विंड्स, है ना? तो आपको पता ही है राजस्थान वाले के बारे में। तो बांगड़ और डेजर्ट रीजन है, ये ओल्ड एलुवियल रीजन है और डेजर्ट रीजन है। गंगा प्लेन्स की बात करें, सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये फॉर्म्ड बाय गंगा इट्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना? अलग-अलग गंडक है, घाघरा है, कोसी है, ये सब गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, यमुना है, तो वो गंगा प्लेन्स का निर्माण करती है। एक्सटेंडेड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता। तीस्ता हमने देखा था जो आसाम वाला जो रीजन था वहाँ पर, जो सिक्किम और आसाम वाला रीजन है वहाँ तक हिमालयाज़ वाले पार्ट में हमने ये देखा था। फिर स्प्रेड्स ओवर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, है ना? ये आपको वैसे ही पता चल जाएगा अगर आप गंगा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उसके बीच में आप स्टेट्स देखो तो ये आप वैसे लिख सकते हो। देखो ये हर एक चीज़ रटने की नहीं है ना? ये यहाँ पर हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ चली जाए, पर हर एक चीज़ रटने की नहीं है। आप ये बेसिक खुद के मन से भी सोच सकते हो। फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स है, ऑल्सो कॉल्ड आसाम प्लेन्स। इसमें हिमालयाज़ और मेघालय प्लेट्यू के बीच में ये लोकेटेड है। हमने बात की थी हिमालयाज़ आए, यहाँ से भाई बेंड हो गए तो ये जो रीजन था ये तो कार्बी एंगलोंग जो हिल्स थे, वो यहाँ पर हमने देखा था मेघालय प्लेट्यू है।
तो हिली रीजन में तो प्लेन्स होंगे नहीं, तो इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है ये प्लेन्स का रीजन है, तो ये हिमालयाज हो गए, ये मेघालय प्लेट्यू हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हो गए, असम प्लेन्स या ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो गए। नॉर्थ ईस्ट रीजन में है ये, फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना, दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबानसिरी, मानसिरी, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर हम देखें तो 4 डिवीजन एलुवियल प्लेन्स के किए, तो ये भी मैं समझा चुका हूँ। वापस से अगर आप देखो तो हिमालय है, यहाँ से नदी आई भाई, ग्लेशियर पिघले, नदी आई और यहाँ से अपने साथ में लाई पत्थर, पत्थरों के बीच में नीचे नीचे नदी चल रही है, यहाँ पे रिवर डिसअपीयर हो जाती है, फिर जो स्वम्प फॉरेस्ट वाला क्षेत्र बनता है, तेराई रीजन है, उसके बाद में ये फ्लो करती है। अब ये फ्लो करते करते सेडिमेंट्स जमा करते जाती है, जो सेडिमेंट्स पीछे की तरफ जमा होते जाते हैं उनको बांगड़ कह दिया और ओल्ड एलुवियल कह दिया, और जो पास में जमा होते जाते हैं उनको कह दिया खादर या फिर न्यू एलुवियल या न्यू एलुवियम। तो एक एक करके पढ़ते हैं। भाबर है, रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर्स, है ना, ये 8 to 16 किलोमीटर तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखना। रिवर्स यहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं। तेराई रीजन है, साउथ ऑफ भाबर रीजन है, रिवर्स अपीयर्स अगेन, वेट स्वाम्पी और मार्शी रीजन होता है ये, है ना। मैं एक बार मतलब है ना, कोई है ना नेपाल का कोई रहने वाला था, उससे मैं बात कर रहा था, तो नेपाल वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर तो लोग ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई कहाँ रहते हो, तो हम भाई तराई क्षेत्र में रहते हैं, है ना। तो वो बता रहा था मुझे कि मैं तराई नेपाल के तराई क्षेत्र में हूँ, जो बिहार के जस्ट नॉर्दर्न पार्ट में है। फिर बांगर की बात करें तो ओल्डर एलुवियम है, कंटेन्स कंकर, है ना, कंकर होते हैं मतलब छोटे छोटे नॉड्यूल्स होते हैं कंकर, तो उनको बोलते हैं। लाइज कंकर वैसे आप जानते ही हो किसको बोलते हैं, लाइज अबव फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर, है ना। फ्लड प्लेन्स कहाँ तक होगा, इसका फ्लड प्लेन होगा यहाँ तक, है ना, तो उसके ऊपर जो जो मिट्टी बची हुई है ना, उसको बांगर बोल दिया है, या एरिया को बांगर बोल दिया है। फिर हाईली फर्टाइल एरिया होता है ये। फिर खादर की बात करें तो न्यू एलुवियम है, कंटेन सिल्ट मतलब गाद होती है इसमें, और लाइज नियर द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर, और मैक्सिमम फर्टाइल एरिया है, राइस प्रोडक्शन के काम आता है। फ्लड प्लेन्स में है तो यहाँ पर थोड़ी सी मतलब पानी की अधिकता है, पानी की अधिकता है तो राइस का कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छे से हो पाता है। फिर बात करें तो कोस्टल प्लेन्स की, तो देखो पहले ये एक बार 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वापस भी पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कोस्टल प्लेन्स देखे हम, तो हमने जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट देखे, तो उसी के आसपास वाला रीजन है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, तो आप क्या अपन इतनी सी बात खुद के मन से लिख सकते हैं कि ये वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न साइड ऑफ द ईस्टर्न घाट्स है। यहाँ पर जो रीजन है, आप खुद सोच करके अपन एक दो चीजें सोच करके बोलते हैं। यहाँ पर रीजन है, आपको पता है ये डिसकॉन्टिन्यूस थी, यहाँ पर कुछ रिवर्स आ रही थी, तो यहाँ पर डेल्टास बना रही थी। जब डेल्टास बना रही थी तो आपको पता है यहाँ पर है ना ज्यादा स्पेस होगा तभी डेल्टा बनेगा, तो ये जो होते हैं ये थोड़े से ब्रॉडर होते हैं, ये वाला जो होता है थोड़ा सा इसकी विड्थ कम होती है ना, ये थोड़े नैरो होते हैं। फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है और साउथ वेस्टर्न मानसून से होती है। यहाँ पर जो बारिश होती है ये साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, या फिर जो नॉर्थ वेस्टर्न मानसून था वहाँ से होती है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से होती है। तो ये बेसिक बेसिक कुछ बातें अपन खुद के मन से भी लिख सकते हैं, और आगे हम देख ही लेते हैं क्या क्या है। तो ये देखो कोस्टल प्लेन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड और बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न और कोस्टल ईस्टर्न में ये डिवाइडेड है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये शुरू होता है वेस्टर्न घाट्स से लेकर के, और वेस्टर्न घाट्स जैसे मान लो ये जो एरिया है यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट्स आ गया, बीच में कोस्टल प्लेन्स आ गए और इधर है अरेबियन सी। फिर कच्छ से लेकर के ये कन्याकुमारी तक है। रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी यहाँ पर डीप गॉर्ज बनाती है, और आपको पता है यहाँ इस साइड जो रिवर्स होती है वो ज़्यादातर ईस्चुरीज बनाती है ना। एवरेज विड्थ यहाँ पे 64 किलोमीटर्स है और कंसिस्ट ऑफ 3 सबसेक्शंस। 3 सबसेक्शन कौन से हैं, कच्छ काठियावाड़ या गुजरात प्लेन्स हैं, कोंकण प्लेन्स हैं और मालाबार केरला प्लेन्स हैं। अपने ऊपर जो मैप है इसमें थोड़ा सा देखें अपन, तो ये कोस्टल प्लेन्स आपको पता है अभी मैं थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी, है ना, वैसे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो लगभग 7,500 किलोमीटर की है। अब जो रिसेंट डाटा है वो कहता है 11,000 किलोमीटर की है, तो चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। तो ये 7,500 किलोमीटर वाली शुरू कहाँ से होती है, तो इधर से ही होती है, गुजरात से, है ना। गुजरात के ऊपर इस साइड तो आ जाता पाकिस्तान, अरे वापस से नाम ले लिया उसका, दिन ना खराब हो जाए। अब कच्छ की बात की तो ये वाला जो रीजन है ये कोस्टल प्लेन्स में आ गया, गुजरात का ये रीजन आ गया, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र का रीजन आ गया और यहाँ पे गोवा का रीजन आ गया। इसके बाद में ये जो नीचे पोर्शन है कर्नाटका वाला और तमिलनाडु वाला वो आ गया, केरला वाला आ गया, और ये जो पोर्शन है यहाँ पर आकर के लास्ट में तमिलनाडु वाला आ गया। तो ये 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कच्छ काठियावाड़ रीजन ये गुजरात प्लेन इसको बोल सकते हैं अपन। कोंकण कोस्ट है जो कि गोवा और महाराष्ट्र, है ना।
गोवा और महाराष्ट्र वाली मालाबार कोस्ट है जो केरला और इसके सराउंडिंग एरिया में। तो ये बात हो गई इसकी अलग अलग जो मालाबार रेंज है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। तो कच्छ काठियावाड़ में क्या है, कोस्टल प्लेन्स ऑफ कच्छ है, इसका डिवीजन है। गुजरात कोस्टल प्लेन्स भी है, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ माही और साबरमती रिवर्स। ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये ब्रॉडेस्ट पार्ट है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। जूनागढ़ गिरनार हिल्स यहाँ पे लोकेटेड है और गोरखनाथ नाम से यहाँ पर हाईएस्ट पीक है। अब कोंकण जो है वो मुंबई और मुंबई से लेके गोवा के बीच में, या महाराष्ट्र और गोवा भी इसको आप बोल सकते हो। अब ये मिनिमम यहाँ पे विड्थ होती है। कन्नड़ प्लेन्स इसी का एक पार्ट माना जाता है, जो कि प्लेन्स हैं कहाँ के, कर्नाटक के। फिर मालाबार है तो यहाँ पे मोनाजाइट सैंड्स मिलती है, यहाँ पे थोरियम है ना, इस सैंड में एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है थोरियम, वो यहाँ पर पाया जाता है। और बैक वाटर लेक्स हैं यहाँ पे, लगून्स हैं, वेम्बनाड नाम की लेक, ऐसे बैक वाटर लेक्स होती हैं जो जो अपना ओशियनिक या सी वाला रीजन है उससे पीछे थोड़ा सा पानी आकर के और लेक का निर्माण कर लेता है, उसको बैक वाटर लेक्स बोलते हैं ना। कायाल्स शायद इसको बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ बोटिंग वगैरह उसके स्पोर्ट्स भी होते हैं बोटिंग से रिलेटेड, है ना, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। विड्थ देखें तो 80 से 100 किलोमीटर के हैं, वाइडर है, ये लेवल है ना। प्लेन्स रनिंग अलोंग बे ऑफ बंगाल, लार्ज रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये एक्सटेंसिव डेल्टास बनाती हैं यहाँ पे। ये सारी देखो बातें अपन करके आ चुके हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको भी पता है कि अपन ये बातें करके आ चुके हैं, उसके बाद में मैं रीड कर रहा हूँ। फिर इसका जो डिवीजन देखेंगे हम लोग, तो ये वाला देखते हैं, है ना। यहाँ पर जो ये रीजन है, ये है भाई ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, है ना, जो ये रेड कलर में मार्क्ड है। यहाँ पर जो नॉर्दर्न रीजन है उसको उत्कल प्लेन्स बोला है, जो उड़ीसा वाला रीजन है, महानदी डेल्टा वाला। फिर नॉर्दर्न सरकार है इसके बाद में, जो मिडिल पोर्शन है इसका, और नीचे जो तमिलनाडु कोस्ट के आसपास का पोर्शन है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोला हुआ है। तो एक एक करके इसके बारे में भी देख लो। उत्कल प्लेन्स या नॉर्दर्न सरकार इसको बोला हुआ है, जो नॉर्दर्न पार्ट है उड़ीसा में है, ये डिपोजिशन ऑफ महानदी है, ब्रॉडेस्ट कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का तो सबसे ब्रॉड पार्ट कौन सा था, गुजरात काठियावाड़ जो रीजन था वो। यहाँ पर चिलिका लगून लेक है, सेकेंड लार्जेस्ट लगून लेक है और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये इंडिया की। फिर आंध्रा कोस्टल प्लेन्स बोलो तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में है, फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ रिवर्स। कोरोमंडल कोस्ट है तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु है। यहाँ पर एक पुलिकट लेक है, लगून लेक, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो ये बात हो गई हमारी कोस्टल प्लेन्स की। अब डिफरेंस में भी देखो तो यहाँ पर ईस्चुरी बनाती है, यहाँ पर डेल्टा बनाती है, यहाँ पर जो विड्थ है वो कम होती है, ये वाइडर होते हैं। यहाँ पर जो रिवर्स होती है अरेबियन सी में गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऐसे करके 4-5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फिर हमारे जो आइलैंड्स आते हैं वो हैं, तो आइलैंड्स में देखो तो अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारे हमारे यहाँ पे। तो 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, 553 इसमें जो है वो अंडमान में है, एंड 19 आइलैंड्स आर इन द निकोबार रीजन। अरकान योमा जो म्यांमार से पहाड़ी हमने देखा था, जो सिंटेक्शियल बैंड के बाद में हिमालयाज का जो पार्ट था अराकान योमा बन जाता है, और वो वोल्केनो और कोरल, ये तीनों से ये बना हुआ है ना। कुछ पार्ट तो इसका अराकान योमा का है, कुछ पार्ट ऐसा है जो वोल्केनिक है, और कुछ पार्ट ऐसा है जो कोरल रीफ से बना हुआ है। हाईएस्ट पीक यहाँ पर सैडल पीक है नॉर्दर्न अंडमान में, और इसकी कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर है। इसमें अलग अलग आइलैंड्स हैं। अब कुछ चैनल्स हैं यहाँ पे, है ना, कुछ चैनल्स हैं, कोको चैनल है ना, जो म्यांमार और लैंडफॉल आइलैंड है उसके बीच में है। और मिडिल अंडमान है तो ये ओंग ट्राइब यहाँ पे रहती है। बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया है मिडिल अंडमान, ये इस जगह पर है। ठीक है, एक बार ये हटा देता हूँ मैं। तो ये इस रीजन में मिडिल अंडमान, ये हाई बिगेस्ट आइलैंड है इंडिया का। फिर डंकन पास है तो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में, ये लोअर अंडमान है, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में डंकन पास है। 10 डिग्री चैनल है लिटिल लिटिल जो अंडमान है वो और कार निकोबार के बीच में, ये यहाँ पर जो 10 डिग्री चैनल है। फिर इसके आगे ग्रेट चैनल है, तो ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड है ना, ये लास्ट में जो पोर्शन है, इसके बाद में ये सुमात्रा आइलैंड आ जाता है, इंडोनेशिया वाला रीजन। फिर इसमें और अलग अलग आइलैंड हैं कुछ बे ऑफ बंगाल में, तो एक न्यू मूरे आइलैंड है ना। ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आईआर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे अब तो इतना न्यूज़ में नहीं है, पहले रहता था। इसको पूर्वाशा आइलैंड या फिर साउथ तलपति आइलैंड भी बोलते हैं इसको। 1970
में है एक भोला नाम से साइक्लोन आया था, तब ये आइलैंड उजागर हो गया था और 2010 में ये वापस से डिसअपीयर हो गया। जब तक ये डिसअपीयर नहीं हुआ था ना, तब इंडिया और बांग्लादेश लड़ रहे थे भाई इसके लिए, है ना? तो इसलिए ये आईआर में इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे काफ़ी 2-3 साल पहले तक इंपॉर्टेंट था। पंबन आइलैंड है तमिलनाडु के कोस्ट पे, कोरल आइलैंड है ये, रामेश्वरम और धनुषकोडी यहाँ पे लोकेटेड है। एक व्हीलर आइलैंड है, इसका आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नाम पढ़ा होगा, उड़ीसा कोस्ट पे है ये, अब्दुल कलाम आज़ाद आइलैंड भी इसको अब बोला जाता है। एक श्रीहरिकोटा है, तो ये भी आपने देखा होगा डिफेंस टेक्नोलॉजी में। आंध्रा कोस्ट पे है, कोरल आइलैंड है, सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड है। फिर देखें बात करें तो अरेबियन सी की, तो यहाँ पर आइलैंड का ग्रुप है जो लक्षद्वीप है ना? अब हमको क्या है कि अब मालदीव जाना नहीं है, तो अब लक्षद्वीप ही जाना है। 36 आइलैंड्स का ग्रुप है। यहाँ पर जो सारे आइलैंड्स हैं वो कोरल आइलैंड्स हैं ना। उधर हमने देखा कौन कौन से हैं, राकान्यूमा से बने हुए हैं, वोल्केनो से बने हुए हैं और कोरल्स भी हैं, पर ये सारे क्या है, कोरल आइलैंड्स हैं। 8 डिग्री चैनल है यहाँ पे मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। ये जो मिनिकॉय रीजन है, इसके बाद में इधर के साइड में, थोड़ा सा इधर के साइड में है मालदीव्स। तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल जो है कवारत्ती और मिनिकॉय, है ना? ये कवारत्ती हो गया और मिनिकॉय, ये जो मिनिकॉय है इसके बीच में एक 9 डिग्री चैनल है। तो ये अरेबियन सी के आइलैंड। और कुछ और भी आइलैंड है क्या? तो गुजरात में है, देखो आलिया बेट है, खाड़िया बेट है, खादिर और पंचम आइलैंड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी एक बार याद रखो। एलिफेंटा आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनका नाम है और बहुत ही मतलब बहुत ही यूनिक है ना टोपोग्राफी है एलिफेंटा आइलैंड की। आप यहाँ पर कभी जाओगे तो जो काव कर करके यहाँ पे पहाड़ों को काव करके जो मूर्तियां बनाई हुई है, दे आर वेरी ह्यूज, है ना? एक एक बड़े बड़े पहाड़ जितनी एक एक मूर्ति है। और यहाँ पर टॉप पर है ना, बिल्कुल टॉप पर एक इतनी बड़ी जो है ना तोप रखी हुई है, विच इज़ वेरी है ना डिफिकल्ट टू बिलीव कि कोई यहाँ तक लेकर के भी कैसे आया होगा इसको, है ना? तो मैं कहीं कहीं इधर उधर घूमने जाता हूँ तो आपको स्टोरी बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं घूमता रहता हूँ। तो एलिफेंटा आइलैंड्स है, फिर सालासेट और बसाई जो आइलैंड है वो महाराष्ट्र में है। फिर गोवा है तो अंजा आइलैंड यहाँ पर एक है। नेत्रानी आइलैंड कर्नाटक में है। वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन कॉलेज भी आपको पता है क्या एक? तो कोकोनट आइलैंड भी है। कहाँ पर है? केरला में है। तो वेलिंगटन कॉलेज है भाई, उसके जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं उनका एक कॉलेज है। फिर डेजर्ट रीजन की बात करें तो भारत में तो एकमात्र है हमारा प्यारा राजस्थान और हमारा प्यारा थार का मरुस्थल। लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ये तो आप है ना मेरे से ज़्यादा लिख सकते हो इसके बारे में, है ना? ये यहाँ पर एक आइसो हाइट्स है ना? 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट्स कह लो या फिर 40 सेंटीमीटर आइसो हाइट्स कह लो। 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट्स विच क्रॉसेस अरावली को बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस करती है। और अरावली के जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर 40 सेंटीमीटर की जो आइसो हाइट्स है उसके भी वेस्टर्न रीजन में कौन है? थार डेजर्ट है ना? कवर्ड बाय सैंड ड्यून्स है, अलग अलग टाइप के सैंड ड्यून्स आप देखते हो। बरखांस यहाँ पे सबसे फेमस है जो क्रेसेंट शेप ड्यून्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा चूरू में है ना सबसे ज़्यादा वैसे बरखांस, है ना? लूनी ओनली लार्ज रिवर है इधर की, और लो रेनफॉल, लो वेजिटेशन एंड क्लाइमेट, है ना? और बाकी चीज़ें आप थार डेजर्ट की जानते हो। फिर लास्ट में हम लोग देखो कुछ फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हमने शुरू में बात की थी उसके बारे में बात करें तो बेसिक फिजियोग्राफिक डिवीजन बेसिस किस किस बेसिस पर होते हैं? तो रिलीफ हो या फिर टोपोग्राफी के बेसिस पे हो सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे हो सकते हैं, सॉइल्स के बेसिस पे हो सकते हैं या वेजिटेशन के बेसिस पे हो सकते हैं। तो अब देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजन तो एक ट्राईपार्टाइट टेक्टोनिक थ्योरी है ना? इसमें कहते हैं जो तीन तीन हमने बात करी, तो ये वाला जो पोर्शन था ये आकर के टकराया था भाई, ये हमने बात कर ली। टकरा करके भाई बना क्या था? तो ये जो पोर्शन था ये बना था, और टकरा करके ये दोनों के बीच में टकराने के बाद में ये जो पोर्शन था, ये कोई कह रहा था कि ये यहाँ पे रिफ्ट वैली बनी है और कोई कह रहा था यहाँ पे फोर डीप बना है। तो ये तीन अलग अलग पोर्शन है, तो इसको बोला हुआ है ट्राईपार्टाइट टेक्टोनिक डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड टेक्टोनिक इवोल्यूशन, ये 3 जियोलॉजिकल रीजन्स हैं। अब ये जो जियोलॉजिकल रीजन्स हैं इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन है या फिर नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है। जो ये ऊपर वाला पोर्शन था इसको क्या बोला है? एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन या नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। फिर इसको बीच वाला जो पोर्शन है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स ही, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स ही बोला, और इसको पेनिनसुलर रीजन ही बोला है। याद हो जाएगा, परंतु ये कुछ नई सी बात है। तो ट्राईपार्टाइट टेक्टोनिक डिवीजन है। फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन देखें तो एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में 6 भाग में भाई इसको डिवाइड किया हुआ है। नॉर्दर्न माउंटेन्स है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स हैं, और फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। फिर डेजर्ट एरिया की बात हो गई, और कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स हैं, ये अलग अलग कर दिए तो 6 हो गए। फिर इनको साथ में कर लेंगे तो एसपी चैटर्जी और आरएल सिंह जो हैं वो इनको 4 में ही डिवाइड कर लेते हैं, तो कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड साथ में कर दिए, और जो ग्रेट प्लेन्स हैं उसी का पार्ट मान, मतलब डेजर्ट को उसी का पार्ट मान लिया, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, ग्रेट प्लेन्स हो गए, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, और कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स हो गए।
तो ये क्लासिफिकेशन हो गया जो फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये है, ये 2 है ना ऑथर हैं और जियोलॉजिस्ट हैं, जियोग्राफर्स हैं, तो उनके अनुसार है। तो ये हमारा होता है पहला लेक्चर खत्म भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ा-सा लंबा लेक्चर है पर इंडियन ज्योग्राफी है, थोड़ा-सा पोर्शन बड़ा है ना? बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पर थोड़ा-सा बड़ा है, इम्पोर्टेंट है और सबसे मेन बात है कि सरल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैं लास्ट में बोलूँगा कमेंट करना मत भूलना। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।